मंथली एक्सपायरी से 2 दिन पहले बाजार में जोरदार उठापटक। निफ्टी ने फिलहाल होल्ड किया 17,350 ट्वेंटी का स्तर। हालांकि इस वक्त दिन के ऊपरी स्तरों के बेहद नजदीक 17,550 के स्तर पर कर रहा है कारोबार। आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एमएनएम और एसबीआई ने भरा जोश। निफ्टी बैंक भी दिन के सर्वोच्च स्तरों के आसपास। आईटी छोड़ सभी सेक्टर्स में खरीदारी लौटी। सरकारी बैंक, मेटल और ऑटो शेयरों में दिखा आज निचले लेवल से अच्छा एक्शन। करीब 3% उछला। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक का शेयर। आज एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक में भी रौनक। ब्रोकरेज का भरोसा बढ़ने से आयशर और एमएनएम में करीब 3% का उछाल। आयशर भी करीब 2% ऊपर। आयशर पर सीएलएसए ने करीब 4,114, नमूरा ने एमएनएम पर दिया करीब 1,505 रुपए का लक्ष्य। और वेरिएबल पे में 30% की कटौती की खबरों के बीच 2% तक फिसला इंफोसिस। दूसरे आईटी स्टॉक्स में भी आज कमजोरी हावी। एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक 2 से 4% नीचे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। दिल्ली से वीरेन है और मैं हूं हर्षदा मुंबई स्टूडियो से। और भारतीय बाजारों में आज कुछ रौनक लौटती हुई दिखाई दे रही है। कल की बिकवाली आज सुबह के नेगेटिव क्यूज के बीच हमने देखा कुछ वॉलेटाइल सत्र जरूर था, लेकिन अब चाल मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी देखिएगा 17,557 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड करता हुआ। डे लो आज का 17,345 का था, तो डे लो से एक बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली है बाजार में, कम से कम 200 पॉइंट की। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक की भी चाल अब आपके सामने आ जाएगी, जहां पर आज हमने देखा है जो निचला स्तर था वो 37,950 का था और उसकी तुलना में हमारी चाल काफी सुधरती हुई। इनफैक्ट 228 अंकों की रिकवरी देखने को मिल रही है कि बढ़त इस समय देखने को मिली है। डे लो से रिकवरी तो और भी ज्यादा है। मिड कैप्स भी आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी छोड़ बाकी सभी स्टॉक सेक्टर्स में हमने देखा है निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी आती हुई, लेकिन बड़ा योगदान आज की पुल बैक में दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। वो पार्टिसिपेट करता हुआ आपको दिखाई देगा इस मूव में। तेजी की तरफ बैठा है काउंटर, 1.5% का इजाफा। इसके बाद एमएनएम जैसे काउंटर्स, बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई जैसे काउंटर्स हैं जिन्होंने जान में जान डाली है। टेक्नोलॉजी दूसरी तरफ है जहां पर मुनाफा वसूली होती हुई। तो ऑटो स्टॉक्स, यहां पर रिलायंस जैसे कुछ ट्रेड्स और बैंकिंग स्टॉक्स में हमने देखा रिकवरी मेटल्स के साथ आती हुई दिखाई दी। सवाल यही है कि फिर आज आखिरी 1.5 घंटे में ये जो रिकवरी आई है इसको कैसे भुनाया जाए, और खास तौर से आपकी नजरें होनी चाहिए दूसरी तरफ अमेरिकी बाजारों पर। डाउ फ्यूचर्स वीरो इशारा कर रहे हैं कि 2 दिन की गिरावट के बाद वहां पर थोड़ी सी रिकवरी आएगी। 100 पॉइंट, लगभग 98 अंकों का उछाल लास्ट हमने देखा था डाउ फ्यूचर्स में। लेकिन आज भारत ने जो 20 डीएमआर जिसकी चर्चा आप कल भी कर रहे थे उसे रिस्पेक्ट किया, उसके ऊपर जो ट्रेड दिखाया है, क्या कॉन्फिडेंस फिर लौटा है? ठीक है हर्षदा, अभी तक का डेटा देख के कह रहा है कि लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा अगर आप देखें आज सुबह से हर्षदा लॉन्ग्स की टेंडेंसी शॉर्ट्स को कवर करने की टेंडेंसी बाजार में बढ़ रही थी। ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ी और इनफैक्ट 9:15 से लेकर 12 बजे तक जब मैं लास्ट डेटा देखा था ये टेंडेंसी बढ़ रही थी। क्लियर कट अप्रोच थी हर्षदा यहाँ पे, ये बाजार सेल ऑन राइज का ही है। लेकिन याद रखिएगा कि 20 डेमा एक अद्भुत एवरेज होता है, एक क्रिटिकल एवरेज होता है, एक इम्पॉर्टेंट एवरेज होता है। वो किसी भी डायरेक्शन को सिक्योर करके रखता है। और जब हम बात कर रहे थे सुबह, हमने पहला लेवल हर्षदा यही दिया था, बेस 1 एट 350,410। बात यही हुई थी कि शॉर्ट अगर किया है कल तो 350 पर फर्स्ट बेस पे जरूर कवर करिएगा और उसके बाद न्यूट्रल बैठिएगा। लॉन्ग अच्छा बनेगा तभी जब हर्षदा 610 का लेवल निकल जाएगा, क्योंकि मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कल जो सबसे बड़ा कॉलराइटर सवार हुआ था ये इसी स्ट्राइक पे हुआ था हर्षदा, और यकीन मानिए सुबह वो नहीं निकला। लेकिन मेरे को इस टाइम क्या लग रहा है हर्षदा कि ये पुल बैक आई थिंक एनबीएफसीज और बैंक्स के ऊपर राइड करते हुए आ सकता है। अगर आप इस वक्त का डेटा देखें, क्या कहता है ये डेटा इस वक्त का डेटा ये कहता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर कन्विक्शन अगर आप देखें 17,500 की स्ट्राइक पे लौट रहा है। जरा प्लीज वो 6 स्ट्राइक्स लेके आइएगा और देखिएगा 12 बजे के आसपास 17,700 की जो कॉल का कॉलराइटर था वो बैकफुट पे आ रहा था, नॉट एग्जैक्टली 17,600, लेकिन हाँ 17,700 पे हुआ था।
अब आप देखिए 17,700 पे एग्जिट है, 17,600 पे 82 लाख कॉल है, लेकिन लुक एट द पुट राइटर्स कॉन्फिडेंस। हर्षदा 17,500 पे करीब 95 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई और 41 लाख पुट बिकी है। दैट्स ह्यूज। एक एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पे याद रखिएगा, अगर ये 556 610 का जोन निकलता है तो स्विंग, शॉर्ट कवरिंग स्विंग ऑफ फर्दर 50 to 80 पॉइंट्स लुक्स पॉसिबल इस डेटा के मुताबिक। लेकिन मेरा झुकाव इस वक्त याद रखिएगा निफ्टी बैंक पे है, जो कि ज्यादा शार्प लग रहा है। हमारी सुबह बहुत खुल के बात हुई थी हर्षदा, आशीष और मेरी, कि कल आखिरी के 1 घंटे में बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था डाउन साइड में। आज 38,020 के आसपास शॉर्ट जरूर कवर करिएगा। यहाँ पे सुबह 19 लाख पुट खड़ी हुई थी, ये एग्जैक्टली आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर 38,550, 38,560 के ऊपर, 38,600 के ऊपर कुछ देर हम हर तक सस्टेन करते हैं तो आई थिंक एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आ सकता है। फ्रेश शॉर्ट का तर्क अभी यहाँ पे हर्षदा मेरे पास नहीं है, वो तभी आएगा जब अब 20 डे में वॉलेट हो जाएगा। हर्षदा तो देखते हैं क्या चाल यहां से उभर कर आती है, लेकिन फिलहाल एक पुल बैक और उस पुल बैक पर ही इस समय मार्केट का फोकस है। और खास बात यही है कि कल जितने हम हताश दिख रहे थे उतना उत्साह तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मार्केट में क्लियरली लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज का दिन कुछ ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स के नाम जिन्होंने मार्केट में रिकवरी दिखाई है, तो वो काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि आप देखिएगा एक वाइट बुके है जहां पर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। दूसरी तरफ कई ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आज भी मुनाफा वसूली हावी है। तो तेजी कहां पर हुई है? ऑटो कंपनियां, M&M 3.5% का इजाफा और आयशर मोटर्स करीब 2.5% तक का इजाफा। ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट के बाद दरअसल ये दो स्टॉक्स भागते हुए। RBL बैंक का 6% ऊपर है। NMDC कई दिनों बाद 4-4.5% तक की तेजी दिखाने में कामयाब रहा है। अब लेकर आते हैं ट्रेंडिंग काउंटर्स जो अभी भी मंदी में फंसे हुए हैं, और इसमें टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं। इन्फोसिस जहां पर वो अपडेट आया moneycontrol.com की एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट की, यहां पर वेरिएबल कट पे में करीब 30% की कटौती हो सकती है, तो स्टॉक 2% नीचे। TCS में आज लगातार 1.5% तक का दबाव देखने को मिला है। इन्फोसिस भी आज 4% नीचे। इनफैक्ट अगर आप गौर करेंगे तो BSE का IT इंडेक्स करीब 3 हफ्तों के लोस पर है। चौथा सत्र है मंदी का IT कंपनियों के लिए। और सन टीवी दूसरी तरफ 2.5% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। लेकिन सन टीवी में लार्जली मुनाफा वसूली हो रही, क्योंकि पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में मंदी में ये स्टॉक चला था। चलिए हमारे जानकार आपको बताएंगे फिर ऐसे दिन जहां पर पुल बैक आ रहा है, लेकिन आगे 2 दिन में एक्सपायरी भी है, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। आज टेक्निकल कॉल्स पर हम बात करने वाले हैं गौरव बिस्सा से, स्वाति होतकर, श्रीकांत चौहान, मानस जायसवाल, आशीष बहेती, ये सब हमारा साथ देंगे। इनसे डिटेल में होगी चर्चा। फंडामेंटल्स पर मयूरेश जोशी को जोड़ेंगे। इसके अलावा 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन आशीष बहेती के नाम है। FNO सुपरस्टार स्वाति होतकर से लेंगे। यही नहीं, चार्ट का चमत्कार गौरव बिस्सा से लेंगे, और फिर मिड कैप फंडा शेयर मयूरेश देते हुए नजर आएंगे। ये सब कार्यक्रम में आगे 2:30 बजे हमारा खास सेगमेंट क्या चल रहा है पर कुछ स्टॉक्स, कुछ स्पेशल सेक्टर्स पर नजरें, जहां पर खबर है, एक्शन भी है। और ऑफ कोर्स फिर देवेंद्र चोकसी को जोड़ने वाले हैं बिग मार्केट वॉइस में। डीलिंग रूम का भी जायजा लिया जाएगा। तो ये पूरा एक्शन आपकी स्क्रीन पर यहीं पर मिलता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ हर्षदा, और मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में 2 स्टेट्स पिक करना चाहूंगा जो कि बहुत ही शार्प लग रहे हैं इस वक्त। आशीष बहेती जी जरा प्लीज एक टिक दीजिएगा, क्या पता इस कार्यक्रम की शुरुआत में देखें 2 ट्रेड्स बहुत अच्छा करें। एक लेके आइए आप टाइटन, वाइल्ड कैंडल एट डे हाई, ह्यूज ओ एडिशंस, और दूसरा है, ये सरप्राइज नहीं होगा लेकिन आयशर मोटर्स 3448 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में जाता हुआ एक बार से फिर से रिविजिट करता हुआ। ज़्यादा शार्प ऑल दो टाइटन लग रहा है। आई थिंक पता नहीं क्या खबर है क्या नहीं है, लेकिन पिछले 15 मिनट में ये स्टॉक ऐसा भागा है कि पूछिए मत। आशीष बहेती जी, इनमें से क्या पिक करना चाहेंगे? कोई ऑप्शन ट्रेड हो तो आप बताइएगा प्लीज। जी वीरेंद्र जी, टाइटन तो काफी बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है, जिस हिसाब से 20 डेमा से आज बाउंस बैक दिया, और पिछले 1 आवर की अगर मैं कैंडल एनालाइज करूं तो बहुत ही एक शानदार मूव है। करंट लेवल पे भी हमारे ख्याल से एक तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना है वो है 2450 का, और जिस हिसाब का मूव है हमें लगता है कि 2540 एंड 2560 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू अगर किसी को ट्रेड करना है तो सितंबर का 2540 का ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। 72 रुपीज के करीब ये चल रहा है।
जो स्टॉप लॉस लगाना है इसमें 50 रुपए का और 100 रुपए तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। अगर मैं आइशर मोटर्स की बात करूं तो मेरे ख्याल से ये सुबह से स्टॉक काफी बार रिकमेंड हुआ है चैनल पे और एक बहुत शानदार मूव देखने मिला है इसमें। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के पास आ चुका है, तो करंट लेवल पे भी जरूर एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 3390 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और जो मूव है हमें लगता है कि 3550 तक के मूव इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे टाइटन आपकी प्रीफर्ड चॉइस रहेगी, टाइटन की 2550 की, लेकिन याद रखिएगा अब शायद आपका ब्रोकर जो है वो अलाउ ना करे, तो प्लीज़ अब मैं सुबह भी कह रहा था बात कि 2540 की कॉल, अब हमको जो भी ट्रेड करना है सितंबर के महीने में करना है, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे अगर आप देखें ट्रेड करने का। और दूसरा ट्रेड हो गया आपका आइशर मोटर्स, हालांकि ये सुबह से अगर आप देखें सुर्खियों में है, तो ये एक बहुत ज़्यादा हॉट स्टॉक नहीं था, लेकिन हॉट स्टॉक इस वक्त टाइटन है, याद रखिएगा। आपकी स्क्रीन पे टाइटन अच्छा स्विंग देके डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, सुपर स्विंग, सुपर ओवाइडेशन। मानस, आपका कन्विक्शन कॉल क्या है इस वक्त का? जो कन्विक्शन कॉल है वो बैंकिंग स्पेस से है, सिटी यूनियन बैंक पे नजर है, क्योंकि देखिए सिटी यूनियन बैंक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और फिर वहां से एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। एक रेजिस्टेंस था 177 का, उसको ब्रीच कर दिया है, तो एक ट्रेडिंग कॉल लेना चाहिए। करंट लेवल पे खरीदारी करिए 176 के स्टॉप लॉस से 185 रुपए के टारगेट के लिए। यूनियन बैंक में एक तेजी का ट्रेड 4.5% ऊपर है वो स्टॉक और 185 का स्तर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये फिलहाल एक पिक जो पहला ट्रेड मानस इस समय सुझा रहे हैं। आशीष बेहती, टाइटन और आइशर पर आपने व्यू तो दिया, लेकिन आपका इस समय का कन्विक्शन ट्रेड क्या है? जी, इस समय का कन्वेक्शन ट्रेड आ रहा है इंडसइंड बैंक से। जैसे वीरेंद्र जी ने बताया कि बैंकिंग सेक्टर काफी बेटर प्लेस्ड दिख रहा है और हमें भी लग रहा है कि जिस हिसाब से मूव इंडसइंड बैंक में आया है, अपने 20 डेमा से सपोर्ट लिया है, एक अच्छा मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। तो 1090 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1045 का एक एसएल जरूर मेंटेन करे इस पे। 90 के टारगेट के लिए एक मौका इंडसइंड बैंक में इस समय आप लेकर चलेंगे, यहीं पर दरअसल फोकस करें, खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो सिटी यूनियन बैंक और इंडसइंड बैंक, एक तो आप कह सकते हैं कंसेंसस बन रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स पर फोकस किया जाए। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं, जो चाल है वो मजबूत हो रही है। 38,562 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। आज दरअसल डे हाई करीब करीब और 7 पॉइंट बढ़ जाए तो डे हाई पर आ जाएगा निफ्टी बैंक, जो 38,570 के आसपास का था या 69 के आसपास का था। तो क्लियरली एक मजबूत ट्रैजेक्टरी में और डे हाई पर इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। वीरू, आप कह रहे थे कि 38,570 के आगे फिर अब 600-700 के पर नजरें रहेंगी। एक्सपायरी के लिए यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्या इस मूव में? बिल्कुल, देखिए हर्षदा, आप ये जो लेवल था ना 38,570, ये क्या था? अगर आप कल के शुरुआती 15 मिनट को, मैं फिर कह रहा हूँ, कल के शुरुआती 15 मिनट को सब्सट्रैक्ट कर दें, आई मीन 2 दिन के 5 मिनट चार्ट्स पे से, तो ये वो ट्रेजेक्टरी है जो कि 5 मिनट चार्ट्स पे, 60 मिनट चार्ट्स पे, 10 मिनट चार्ट्स पे एक सप्लाई ट्रेजेक्टरी है। ये कटता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपको स्विंग टूवर्ड्स 38,840 तक का मिल जाए। तो मैं इस बात को लेकर काफ़ी श्योर हूं कि आई थिंक अगर ये पुल बैक आ रहा है तो इसको स्पॉन्सर बैंक निफ्टी करेगा एंड अबव 38,570, 38,840 क्वाइट पॉसिबल। हर्षदा 840 सॉरी वीरू 38 क्या लेवल का आपने? 38,840 840 वही 38 के बाद दूसरा 8 मेरे को सुनाई नहीं दिया, तो बहुत ही बीच वाला 8 कहा गया। 38,840 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो क्लियरली स्ट्रेंथ है और हर टिक के साथ दरअसल यहाँ पर निफ्टी बैंक की चाल मजबूत होती हुई। इस बीच स्वाति होतकर हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, गुड आफ्टरनून। इस समय का कन्विक्शन ट्रेड हमारे 2 जानकारों ने देखिए, आशीष बहेती ने इंडसइंड बैंक दिया, तो मानस कह रहे सिटी यूनियन बैंक में ही है। आपको कोई ट्रेड इस समय दिख रहा या फिर कुछ और है? नहीं, दूसरे सेक्टर्स में मैं देना चाहूंगी। मुझे लगता है वेलकॉर्प काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है, जिस हिसाब से हम लोग ने निफ्टी या बैंक निफ्टी में सेल ऑफ देखा था, या पर्टिकुलर स्टॉक में 2-3 दिन हम लोग ने प्रॉफिट बुकिंग देखा है, पर 50 डीएमए का काफी सपोर्ट रिस्पेक्ट किया है। वहां से आज वापस बाउंस बैक रैली हम देख रहे हैं। वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट डेफिनेटली मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, आरएसआई पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिखा रहा है। तो मुझे लगता है टेक्निकल पर्सपेक्टिव से वेलकॉर्प काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। नीचे में 250
15 का एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। आई बिलीव 245 टू 50 के लेवल्स हम प्रोबेबली इन दिस वीक देख सकते हैं। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर आप देखिए तो ये हो गया वेल्सपन कॉर्प स्वाति जी का कॉल इज डूइंग वेल, डे हाई की डिलीवरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। उसके बाद कुछ स्टॉक्स और लिखे आइए जो अच्छा स्विंग दे रहे हैं। इसमें याद रखिएगा जो हम ये बात कर रहे हैं ना बैंक्स में क्या हुआ सडनली, लुक एट कैनरा बैंक। कैनरा बैंक अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करता हुआ और उसको रिगेन करके आके ट्रेड कर रहा है। सेम इज द केस विद द बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा वन शेड बेटर है, लेकिन मैं आज सुबह से जब ऑप्शंस की एक्टिविटी दिख रहा था तो ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन में एसबीआई लग रहा था। मानस, ऑल्दो आपने अपने बैंकों का जो ट्रेड है उसका मैंडेट अलग एक बैंक को दिया है, बट मेरी स्क्रीन पर इसमें कोई तरह नहीं, ये विजिबल है कि इस वक्त इंडसइंड बैंक सुपर स्विंग जनरेट कर रहा है। एसबीआई इस बीच अगर आप देखें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर संदर्भ में आईएमजी ने डीमर्जर जल्द पूरा करने की सिफारिश की है। ओके, अगर आप देखें तो यहाँ पर इस वक्त इस पूरी खबर में बातचीत करने के लिए मेरे साथ सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं। इस वक्त लक्ष्मण जी, फाइनली अगर आप देखें इसके डीमर्जर को जल्द पूरा किया जा सकता है, सिफारिश की गई है आईएमजी द्वारा। बिल्कुल, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो विनिवेश सचिव की अगुवाई में इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन किया गया था, उसने सिफारिश की है कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डीमर्जर की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को छोटी की जाए। इतना ही नहीं, इसने ये भी कहा है कि जो भी प्रक्रिया आप तय करते हैं उस प्रक्रिया को जल्द से जल्द उस प्रक्रिया के तहत जो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डीमर्जर के प्रस्ताव को मंजूरी यहाँ पर दिया जाए। तो एक महत्वपूर्ण खबर सूत्रों के हवाले से शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डीमर्जर को करके इस सिफारिश के बाद मुझे लगता है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का डीमर्जर बहुत जल्द होने की संभावना है। हालांकि बता दूं कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डीमर्जर को लेकर कंसल्टेंट ने जो टाइमलाइन दिया था उस टाइमलाइन में 2 से 3 हफ्ते की कटौती की है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खुद अपने स्तर पर, ताकि हम डीमर्जर जल्द से जल्द पूरा करेंगे। जो टाइमलाइन अभी है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से की तरफ से वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि 6 अक्टूबर तक, जी हाँ 6 अक्टूबर तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से डीमर्जर को मंजूरी देने के लिए अंतिम सुनवाई की जाएगी। अलग अलग चरणों में सुनवाई होती है, तो पहली टाइमलाइन ये है कि 6 अक्टूबर तक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डीमर्जर के लिए एमसी यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अंतिम सुनवाई होगी। 12 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डीमर्जर के ऑर्डर जारी कर सकता है, इस बात की संभावना इस टाइमलाइन में जताई गई है। तीसरी टाइमलाइन ये है कि जो डीमर्जर होगा तो जाहिर तौर पर शेयर अलॉटमेंट होगा, तो शेयर अलॉटमेंट के लिए जो बोर्ड की बैठक होगी उसका टारगेट किया जा रहा है 25 अक्टूबर तक के लिए। और फिर डीमर्ज होने के बाद जो कंपनी लिस्ट होगी तो उस लिस्टिंग का जो टारगेट रखा जा रहा है वो है 2 दिसंबर तक का। तो ये अलग अलग टाइमलाइन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से खुद तय किया गया है कि इसके आसपास हम अपने डीमर्जर की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। तो मुझे लगता है कि आईएमजी की सिफारिश के बाद अब शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डीमर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, और डीमर्जर आगे बढ़ेगी प्रक्रिया तो जाहिर तौर पर एससीआई के विनिवेश जो सरकार अपना 100% करना चाहती है वो भी प्रक्रिया तेज पकड़ेगी। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश को लेकर डेट टाइमलाइन क्लियरली सामने आ रही है। हम बार बार यही पूछते थे लक्ष्मण रॉय को कि टाइमलाइन क्या है, क्योंकि मंशा तो काफी समय पहले इन्होंने जता दी थी, लेकिन जो टाइमलाइन है वो सामने अब आती हुई। तो एससीआई के मर्जर को मंजूरी देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अंतिम सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। 12 अक्टूबर को डीमर्जर का ऑर्डर आने की संभावना है, और फिर 25 अक्टूबर तक यहां पर बोर्ड बैठक होगी शेयर अलॉटमेंट के लिए। 2 दिसंबर तक डीमर्जर की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी। बहुत ही प्रिसाइज टाइमलाइन है। लक्ष्मण, ये बताइए क्या सेंस मिल रहा है आपको कि सरकार, क्योंकि इतनी स्पेसिफिक डेट्स आ गई हैं, इस बार ये पूरा मर्जर हो जाएगा दिसंबर के अंत से पहले? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि स्पेसिफिक डेट जो है, दरअसल जब आईएमजी की बैठक हुई थी तो उसमें पूछा गया था कि आखिर क्या कब टाइमलाइन कब तक की प्रक्रिया हम पूरी करते हुए देख सकते हैं। तो हर प्रक्रिया के में जो अधिकतम समय लगता है उस अधिकतम समय के हिसाब से पहले ट्रांजैक्शन एडवाइज़र ने अपना समय दिया कि हम इस हिसाब से देख रहे हैं कि इस तारीख तक डीमर्जर के लिए मंजूरी मिलेगी, इस तारीख तक शेयर अलॉटमेंट होगा, इस तारीख तक लिस्टिंग होगी। उसके बाद जब बात उठी कि नहीं इसको आपको जल्दी करना है तो फिर बाकी प्रक्रिया को छोटी
सिक्योरिटी करने पर जोर दिया गया और फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से संशोधित एक टाइमलाइन बनाई गई कि चलिए इससे नहीं थोड़ा सा और कम करते हैं, 2 से 3 हफ्ते कम किया गया और फिर ये टाइमलाइन तय की गई है। हालांकि टाइमलाइन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप लकीर है कि इसको आप पार नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक लक्ष्य लेके चला जाता है ताकि उसके हिसाब से काम आगे बढ़ाया जाए। तो 1-2 दिन आगे पीछे हो तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा इसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अब इस टाइमलाइन के जारी करने का मतलब साफ होता है कि सरकार डीमर्जर को लेकर के और डीमर्जर के बाद एससीआई के निजीकरण को लेकर के, विनिवेश को लेकर के काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि चालू कारोबारी साल में विनिवेश का लक्ष्य वैसे भी आप देख रहे हैं काफ़ी कम हो रहा है। कोई बड़ी कंपनी विनिवेश होती अब तक नहीं दिखी अच्छे से। तो आईडीबीआई बैंक के बाद शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुझे लगता है इस दोनों पर सरकार की पैनी नजर है विनिवेश को लेकर के। जो टाइमलाइन आई है वो प्राइमरीली नॉन कोर एसेट्स के डीमर्जर के लिए टाइमलाइन आई है। जब ये डीमर्जर हो जाएगा वो नॉन कोर एसेट वाली कंपनी लिस्ट होगी, फिर इवेंचुअली फोकस रहेगा कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का विनिवेश की प्रोसेस शुरू होगी। क्या वो साइमल्टेनियसली विनिवेश की प्रोसेस शुरू हो सकती है या फिर ये अगले साल 2023 में ही होगा? नहीं, साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती है, क्योंकि जो विनिवेश की प्रक्रिया है वो डीमर्जर के बाद ही हो पाएगी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रोड शो जब हुआ तो वहाँ पे जिस तरह से निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई, तो जाहिर तौर पर डीमर्जर के बाद पिक्चर साफ होगी कि आखिर कितनी कंपनी का कितना हिस्सेदारी है, किस कंपनी में कितना एसेट है, और उसके बाद डीमर्ज होने के बाद ही विनिवेश की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन विनिवेश की प्रक्रिया को अंतिम रूप देख सकते हैं। हालांकि कोशिश ये है कि डीमर्जर काम होता रहे, विनिवेश की प्रक्रिया जहाँ तक संभव हो आगे बढ़ते रहे, जो बगैर डीमर्जर के काम हम कर सकते हैं वो काम करते रहें, और जैसे डीमर्जर हो जाए तो उस प्रक्रिया को तेजी से ला सके। तो हो सकता है कि चालू कारोबारी साल के आखिर तक विनिवेश होता दिखे, या फिर चूंकि दिसंबर में डीमर्ज की प्रक्रिया पूरी होनी है तो मुझे लगता है कि समय काफी कम रहेगा, तो अगर अगले साल भी जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। बेसिकली डीमर्जर की बता दूं कि सोर्स के हवाले से सरकार ने कोई टाइमलाइन जारी नहीं की। ऑफ कोर्स सोर्स बेस्ड है, और मुझे हैरानी नहीं होगी कि जल्द से जल्द इस सोर्स बेस्ड स्टोरी पर मोहर लगे और सरकार इसी तरह की टाइमलाइन लेकर आएगी। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती हुई कि शिपिंग कॉर्पोरेशन के विनिवेश की प्रोसेस जो है वो एक और कदम आगे बढ़ रही है। नॉन कोर एसेट्स के डीमर्जर के लिए टाइमलाइन निकल कर आ चुका है। 2 दिसंबर तक वो नॉन कोर एसेट वाली कंपनी लिस्ट होती हुई दिखाई देगी। फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन के कोर ऑपरेशंस जो हैं शिपिंग वाले, उसके विनिवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। स्टॉक आपके सामने एक्टिव होता हुआ। मानस, पहले तो इस पर एक टेक्निकल चेक दीजिए। मयूरेश, आप भी एनालाइज कीजिएगा ये टाइमलाइन के क्या मायने हैं टेक्निकली। मानस बताइए, 116 पर है स्टॉक। तो देखिए, ब्रेकआउट तो ऑलरेडी आ गया है। काफी दिनों से हम देख रहे थे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट फाइनली 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुए हैं। एक प्राइस रेजिस्टेंस था 115 और 115.50 की रेंज में, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। आई थिंक करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए 113.50 रुपए के स्टॉप लॉस से 122 रुपए के टारगेट के लिए। प्राइस का टारगेट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। मयूरेश, इस डेवलपमेंट को आप कैसे पढ़ेंगे? काफी समय से चल रही है हर्षदा जी, आई थिंक डिवेस्टमेंट की बातें, और कहीं ना कहीं आई थिंक अगर आप सम ऑफ पार्ट्स देखें शिपिंग कॉर्पोरेशन का, तो जो नॉन कोर एसेट्स है आई थिंक काफी है उनके पास। तो मैनेजमेंट भी आई थिंक बहुत क्लियरली दर्शा रही थी इवन अ फ्यू क्वार्टर्स बैक कि जो पूरी डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया है, इनके पास जितनी लैंड बैंक है, for example, at this point of time, I think there will be sufficient amount of interest once this entire cycle starts coming into place. और दूसरा आई थिंक जो शिपिंग साइकिल, जो कंटेनर रेट्स की हम बात करते हैं, तो जो ड्राई बॉल्टिक होता है जो ड्राई गुड्स को करता है, वेट बॉल्टिक जो क्रूड को आई थिंक सप्लाई करता है, शिपिंग का नो डाउट आई थिंक एजिंग हो गई है फ्लीट का, बट आई थिंक जो रेट्स मिल रहे हैं आज भी ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड स्पेसिफिक लाइंस, आई थिंक नंबर्स को होल्ड अप करके रखेंगे। बंकर कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो सकती है फॉर द लाइन इटसेल्फ, स्क्रैपेज ठीक ठाक हो रही है और इसलिए सप्लाई ज्यादा आएगा नहीं, इसलिए आई थिंक डायनामिक्स ठीक ठाक है आई थिंक शिपिंग इंडस्ट्री के एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और जिसमें कह रहा था नॉन कोर एसेट्स काफी अच्छे और तगड़े हैं इनके पास, अगर सही तरीके से प्रक्रिया आई थिंक चालू कर दी जाए तो आई थिंक काफी वैल्यू बचती है शिपिंग कॉर्पोरेशन। वैल्यूएशन जहां तक मुझे याद है, इनके जो वेरियस एसेट्स है वीरू, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो जहां तक मुझे याद है एटलीस्ट 10-8 महीने पहले मैंने पढ़ी थी,
वो नियरली 11,000 करोड़ के आसपास आ सकती है, जिसमें फ्री होल्ड लैंड है कंपनी का, कुछ बिल्डिंग्स है, मुंबई वाली बिल्डिंग्स हैं, इनके पास कुछ अतिरिक्त जमीन पोर्ट्स के आसपास है, कुछ फ्लैट्स हैं। वो सारा जोड़कर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आके जा रही थी एटलीस्ट 10-7 महीने पहले, वो 11,000 करोड़ की थी। अब इसको रीवैल्यू किया जाएगा और फिर इवेंचुअल वो नॉन कोर एसेट्स की वैल्यू निकालकर वो डीमर्जर और फिर इवेंचुअली उस एंटिटी का लिस्टिंग और फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन की विनिवेश की बात होती हुई दिखाई देगी। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और स्टॉक भी भागता हुआ। जी 3.25% अगर आप देखें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस पूरी डिस्कशन के बीच में। एंड लुक एट मार्केट्स नाउ, निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर 38,627 लास्ट डिस्कशन हर्षदा और मेरा हुआ था करीब 38,550 पे और अब 626 पे। देखिए स्पॉन्सर, आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि बाजार में हो क्या रहा है। शॉर्ट स्क्यूज, कल का डेटा बिल्कुल इन्वर्स हो गया। अभी फॉर द टाइमिंग देखिए रात को क्या होगा वॉल स्ट्रीट पे मेरे को नहीं मालूम। ट्रेंड 3 दिन के फॉल के बाद कंपनसेट करता हुआ, रिलायंस एट डे हाई, अदानी समूह के स्टॉक्स जो हैं वो डे हाई की तरफ फ्लोट करते हुए। लुक एट अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स और बीएल। देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स जो हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बीएल एट ऑल टाइम हाई, अच्छा मूव देता हुआ। यहाँ पे आशीष बहती जी इनफैक्ट बात करते करते आईसीआईसीआई बैंक एट डे हाई। ये जिन जिन स्टॉक्स ने अपना कल 10 डे मा छुआ, आज 10 डे मा से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे रहे हैं। आशीष, अदानी पोर्ट्स, अदानी इंटरप्राइजेस और एक ट्रेंड, इन तीनों में से अगर एक पुल बैक ट्रेड खेलना हो, जो 2 दिन के शॉर्ट बने थे वो स्क्यूज अगर हो रहे हैं, तो किस में सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है आपको? आई थिंक वीरेंद्र जी अडानी पोर्ट पे जरूर बेट लगाना चाहिए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक ने मूव दिया है और उसके बाद आज एक थोड़ा सा करेक्शन में एक अच्छे जोन पे वापस अवेलेबल है। तो हमें लगता है कि 820 का एक एसएल लगाकर अडानी पोर्ट में करंट लेवल पे तेजी की तरफ एक पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 860 के लिए। 860 का आप देखिए तो यहाँ पे स्विंग पॉसिबल है अदानी पोर्ट्स में। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो कि शुक्रवार तक बहुत स्ट्रांग थे, कोलैप्स हुए मंडे को, आज अपना पुल बैक अगर आप देखें रिज्यूम करते हुए। रिलायंस एट डे हाई, रिलायंस में मैं चेक लूंगा, लेकिन उससे पहले काम करते हैं जो हमारा खास सेगमेंट है 4 का चौका, जिसमें हम पहला ट्रेड लेंगे आशीष बहती जी से आज, और वो है सस्ता ऑप्शन। सौजन्य से आएगा आशीष जी के ही। आशीष जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? एक्चुअली टाटा पावर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से टाटा पावर वापस स्टॉक अपने 20 डेमा को रीगेन किया है और हमने देखा कि अगस्त पूरे मंथ में एक अच्छा मूव था, तो सितंबर में भी वैसा एक मूव एंटिसिपेटेड है। तो 240 की कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। टाटा पावर की 7 रुपये के करीब चल रही है, इसमें 4 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है और करीब 12 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। टाटा पावर की कॉल, टाटा पावर इस रेंज में आप देखें ये स्टॉक, एक बार इसको देख लेते हैं, मॉनिटर करते हैं क्या कर रहा है टाटा पावर। इट्स 229.70 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ और एग्जैक्टली अगर आप देखें 229.70 पे इसका 20 डेमा प्लेस्ड है। ओके, अभी जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे ना, हमने बात की अदानी पावर की, सॉरी अदानी पोर्ट्स की, अदानी एंटरप्राइजेस की, टाटा पावर, ट्रेंड, ये वही स्टॉक्स हैं जहां पे 2 दिन सबसे बड़ा डैमेज हुआ था और अब रिकवरी बोर्ड में। जरा प्लीज ये जरा कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो जरा शार्प करके और पिछले 2 दिन का जरा जूम करके दिखाइएगा। 241 से रिट्रेस हुआ कल जनाब, ये करीब 222 तक, और आज स्ट्रेंथ को फिर रिज्यूम कर लिया। सारे के सारे स्टॉक्स वही हैं। टाटा पावर एट डे हाई और ऑप्शन अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे है। अच्छा मानस, एक बार रिलायंस को देखिए प्लीज, रिलायंस को लेके आइएगा। और रिलायंस इंडेक्स के लिए एक एडवांटेज है इस वक्त, और एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, लेकिन मैं इस वक्त 2651 पे इसलिए इससे बात कर रहा हूं क्योंकि रिलायंस का ये जो आज का कैंडल है, आप यकीन मानिए अगर मैं कंपेयर करूं तो 1 अगस्त के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग इंट्राडे कैंडल है ये रिलायंस का। मानस, आपका टेक रिलायंस पर? देखिए करेक्शन देखने को मिला और 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया, वहां पर रिकवरी देखने को मिली। इंटरडे चार्ट पे प्राइस ब्रेकआउट ऑलरेडी आ गया है, हाई टॉप्स हायर बॉटम का ट्रेंड है, इसलिए तेजी करने की राय रहेगी मेरे हिसाब से। तो करीब 2725 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 2610 के नीचे रहेंगे, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप सितंबर मंथ का 2700 का कॉल ऑप्शन ले ले, वहां पर
करीब 78 रुपीस के भाव चल रहे हैं, उस पे आप खरीदारी करिए 64 रुपीस के स्टॉप लॉस से 120 रुपए की टारगेट के लिए। फिलहाल ये बात रिलायंस इंडस्ट्रीज की होती हुई, इस बीच MRPL, चेन्नई पेट्रो वाले जैसे ट्रेड्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वो भी आज के आउट परफॉर्मर्स हैं और बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ दरअसल यहाँ पर एक ट्रेड बनता दिखाई दिया है। चेन्नई पेट्रो अब 8% ऊपर, यहाँ पर 5,51,00,000 शेयरों से ज्यादा का ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ आप देखिएगा MRPL में भी यही हाल है, 5.5% तक की तेजी इसने अपने नाम कर ली है। स्वाति, चेन्नई पेट्रो या फिर MRPL, दोनों में से एक कोई ट्रेड जो आपको लग रहा है ये आखिरी 1 घंटे में और तेजी दिखा सकता है, पोजीशन रखनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? इस हर्षदा जी, अगर दोनों में से चूज करना है तो आई विल गो विद चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 100 और 50 DMA के ऊपर वेल प्लेस्ड है। आज जिस हिसाब से उसने ओपन एंड क्लोज ऑलमोस्ट सेम दिया है, ओपन एंड लो, एंड वहां से एक बाउंस बैक रैली हमें नजर है। वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, क्लस्टर जो रेजिस्टेंस था 303, 302 के लेवल, स्विंग रेजिस्टेंस लेवल, वो सरपास हुए हैं। तो मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है अपसाइड में, एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट 325 के लेवल्स तक जाने की पोटेंशियल रखता है। तो चेन्नई पेट्रो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, नीचे में 300 रुपए का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 325 to 330 लेवल्स ऑन हाई साइड। 25 के लिए एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। चेन्नई पेट्रो में 9% ऊपर और बहुत ही मजबूत वॉल्यूम्स पर दरअसल ये ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो RBL बैंक देखिएगा फिर से 6% ऊपर, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में सबसे आगे था। इसके ठीक पीछे बैंक ऑफ बड़ौदा, वीरों ने जिक्र किया कैनरा बैंक का, सिटी यूनियन बैंक मानस की पिक थी। तो ये पूरा बैंकिंग शेयरों का पॉकेट फिर से काफी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंडसइंड बैंक पर तो वैसे भी एक बाय साइड का ट्रेड आशीष बहेती ने भी दिया था। ये RBL, ये बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कैनरा, इनमें से कुछ आपको पसंद आ रहा है क्या नया, मानस? देखिए, RBL बैंक पे बिल्कुल काफी बेहतर चार्ट लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो 2 दिन के करेक्शन में स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला, वहां पर सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकआउट देखने को ऑलरेडी मिल गया है। मेरा समझना है कि अब यहाँ पर आपको 110 तक के भाव देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। 100 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 110 रुपए के टारगेट के लिए। देखिए, एक बहुत ही तगड़ा मोमेंटम ट्रेड आज साबित होता हुआ ये काउंटर दिखाई दे रहा है। ट्रेंडिंग काउंटर्स की सूची में इसीलिए मैं सबसे आगे रखा था इसे। एक बार नजर डालिएगा कुछ और दिग्गजों पर। तो यहाँ पर आपको कोल इंडिया का कल हम जिक्र कर रहे थे, कल हल्की सी बढ़त थी और कल यही चर्चा हुई थी कि थोड़ा और इसमें आने दीजिए तेजी का मूव। आज फिर देखिए ये खरीदारी की ही साइड बैठा है, 223 के लेवल्स यहाँ पर। आशीष बहेती, कोल इंडिया, क्या आज का मूव थोड़ा सा और कन्विंसिंग है? जी हर्षदा मैम, काफी अच्छा मूव दिख रहा है जिस हिसाब से प्लेस्ड है। और 2 दिन में एक थोड़ी सी गिरावट में भी स्टॉक ने अपना 10 डेमा को प्रॉपर्ली ब्रीच नहीं किया और वहीं से एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिया। तो करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है। 219 का एक करीब स्टॉप लॉस मेंटेन करना, और जो मूव है हमें लगता है कि 229 तक के लेवल्स इसमें जल्दी देखने मिलेंगे। 29 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कोल इंडिया में तेजी का कैंडिडेट ये बनता हुआ अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दरअसल यहाँ आज खरीदारी दिखी है। इस बीच गौरव बिस्सा हमारा साथ देने के लिए तैयार है। गौरव, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा इस समय का? गुड आफ्टरनून। देखिए, जो यहाँ पे स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है बलरामपुर चीनी, जहाँ पे अगर आप ओवरऑल सेटअप देखेंगे तो एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक बाहर निकला है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, आवली चार्ट से ब्रेकआउट आ चुका है। आवली चार्ट्स पे आप अगर देखेंगे तो एक क्लाउड के बाहर भी आ चुका है। तो 350 के आसपास ये ट्रेड चल रहा है। मुझे लगता है कि 340 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 365 से 370 ये 2 दिन के अंदर आपको देखने मिल सकते हैं। जो सबसे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हुआ है, मैं समझता हूँ यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड आपको और काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकता है। ओके, बलरामपुर चीनी याद रखिएगा आज गेनर्स की लिस्ट में शामिल ही है और स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ डे हाई की डिरेक्टरी में आकर स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। इट्स डूइंग वेल, यस, एग्रेसिव स्टॉक भी है ये। चलिए काम करते हैं, चार का चौका का सेगमेंट अगला उसको हिट करते हैं। आज का FNO सुपरस्टार ये स्वाति जी के सौजन्य से आएगा। स्वाति जी बताइए क्या पिक कर रही हैं आप, क्या इंप्रेस कर रहा है आपको इस वक्त? ये चार्ट के चमत्कार में मुझे फिलहाल अभी स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग लग रहा है वो है कोलपाल।
काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन से वीकली चार्ट्स में अगर हम लाइन चार्ट देखें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के आसपास आ रहा है। जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हम लोग नॉर्मली टेस्ट करते हैं वो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल भी हम लोग ने देखा कि 50 डीएम में उसने टच किया, वहां से बाउंस बैक रैली हमें देखने मिली है। वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं अलॉन्ग विद द प्राइस, काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं। हाई टॉप्स हाई फॉर्मेशन में चल रहे हैं जो कि बताता है कि ट्रेंड अपसाइड है। तो आई बिलीव कोलपाल में पोटेंशियल है अपसाइड में 1650 1660 के लेवल्स टेस्ट करने के। तो कोलपाल करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 1570 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 1650। कोलगेट आपको ये इम्प्रेस करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 0.5% ऊपर, सुबह भी आज हमने इसको अपने डिस्कशन में शामिल किया था। और याद रखिएगा कोलगेट का पैटर्न बेहद शानदार है। एफएमसीजी स्पेस में सबसे नाइसली, सबसे अगर आप देखें कहते हैं ना एग्रेसिवली प्लेस्ड अगर कोई स्टॉक है तो वो है कोलगेट। जाइएगा, रीड कीजिएगा चार्ट इसको प्लीज़, और प्लीज़ कंसिडर करिएगा इसका जुलाई 28-21 का भाव, मतलब जुलाई 2021 का भाव था करीब करीब 1816, वहाँ से रिट्रेस हुआ और एक बहुत ही शानदार स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल जिसको ये स्टॉक बाइसेक्ट करने की तैयारी कर रहा है। वो बाइसेक्ट जोन होगा 1610, 1600, 1605। अच्छा ट्रेड है मेरे ख्याल से। चैनल पे ये कल से तीसरी बार डिस्कस हुआ है और डेफिनेटली इट्स डूइंग वेल। 1597 अच्छा एडिशन है। अब कुछ और स्टॉक्स को मैं मार्क कर लेता हूं जो कि अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सुबह के एक स्ट्रांग मूव के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आए थे, बट इंटरेस्टिंग है। आप लेके आइए सिमंस। एक बार सुबह चलने के बाद बैकफुट पे आया, थोड़ा शांत बैठ गया। एलएनटी चला, चलने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर शांत बैठ गया। मानस बट स्टिल सिमंस की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। चुपचाप क्वाइटली 10 डिमा के ऊपर ये पूरा ये टर्बुलेंस मार्केट की विटनेस करता हुआ। आपका टेक क्या है मानस? कौन सा स्टॉक ग्रैब करना चाहेंगे सितंबर के पर्सपेक्टिव से अभी भी आप कैपिटल गुड्स में? देखिए, अगर सितंबर का पूरा एक मंथ का व्यू होगा तो सीमेंस पे खरीदारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी भी चार्ट पे काफी स्ट्रेंथ लग रही है। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि पिछले मंथ ही हमने यहाँ पर मीडियम टर्म चार्ट पे एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखा है, जिसके टारगेट 3000-3050 के आसपास आते हैं। तो करंट लेवल से भी 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट मंथ के लिए खरीदारी करनी होगी तो करंट लेवल्स पे आप सीमेंस पे खरीदारी कर सकते हैं। 2750 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 3050 के टारगेट सेट करिए। सिमंस वाकई इसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो कहते हैं ना, आई मीन चुपचाप एक ट्रैजेक्टरी में बैठ के आई थिंक इस पूरे मार्केट की वोलेटिलिटी को देखता हुआ जो कि एक्सपायरी के नज़दीक आ रही है, लेकिन जो कहते हैं ना 10 डिमा के ऊपर बहुत स्ट्रांगली, बहुत नाइसली, बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड ये चार्ट है सिमंस। आयशर मोटर का जिक्र इस कार्यक्रम में बहुत बार हो चुका है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन अब जरा एक बार लेके आइए आप अशोक लेलैंड। अपने लॉसेस काफ़ी रिकवर किए आज और स्टॉक 146.40 की जोन में ट्रेड करता हुआ राइट एट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अच्छा मूव देता हुआ। लेकिन क्या ट्रेड पिक करना चाहिए? नो, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि अभी 148 147 का जोन जो है, इसके दो एवरेजेस जो हैं वो नीचे की तरफ झुक रहे हैं, गिर रहे हैं। कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, आई मीन वो जब शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाली खबर आ गई थी उस वक्त हम जा ही रहे थे बैंकों पर। कैनरा बैंक की प्लेसमेंट देखिए, बीओबी की प्लेसमेंट देखिए, इंडसइंड बैंक उस वक्त डे हाई पर था। आपकी राय आशीष भाटी जी, अगर एक पीएसयू बैंकिंग बास्केट पिक करना हो, स्टॉक पिक करना हो, तो आपका प्रेफर्ड स्टॉक क्या रहेगा, स्पेशली कैनरा बैंक पे आपका? जी, एक्चुअली कैनरा बैंक ही प्रेफर्ड रहेगा, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिला था हमें स्टॉक में पूरे मंथ ऑफ अगस्त एंड जुलाई से लेके जो अगस्त तक में, और जिस हिसाब से 2 दिन के गिरावट के बाद स्टॉक स्लिप हुआ और वापस आज 20 डेमा रीगेन किया है, ये काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। हमें लगता है कि करंट लेवल पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 223 का, और जो हमें लग रहा है कि 238 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पे 237 पे ट्रेड करता हुआ, शानदार मूव डे हाई की डायरेक्टरी में। मवीरेश जी, इंडियन होटल्स एट 271, कन्विक्शन कायम है अभी भी? ओह एब्सोल्युटली वीरू जी, मुझे लगता है आई थिंक जो ये स्पेस है, आई थिंक ये इसमें जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो आती जाएगी अगले कुछ तिमाहियों तक।
केस इन पॉइंट बीइंग, अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री सुने इंडियन होटल्स की स्पेसिफिकली, इनके जो होटल सेगमेंट्स है, प्रीमियम भी है, सेमी प्रीमियम भी है और एंट्री लेवल भी है, तीनों सेगमेंट्स में फुटफॉल्स और बुकिंग्स काफी शानदार दिख रही है अगले कुछ तिमाहियों तक का। दूसरा आप देखें, जो एसेट लाइट मॉडल मैनेजमेंट बार बार कह रही है, आई थिंक 300 होटल्स का जो इनका लक्ष्य है, आई थिंक आधा लक्ष्य इनका मोर देन 50% विल बी थ्रू एन एसेट लाइट मॉडल, इसलिए केपेक्स बहुत कम जाने वाले इनटू द न्यू होटल्स इटसेल्फ। और इसके लिए आई थिंक जो कैश ऑन बुक्स मेंटेन होगी बैलेंस शीट पे, आई थिंक वो सराहनीय होगी compared to any other hotel that you're probably seeing, जो डेट लेवल्स और लेवरेज लेवल्स काफी हाई होती है। तीसरा, एवरेज रूम रेट्स देखिए आप, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है कि कितनी बुकिंग्स होती है और क्या रेट पे बुकिंग होती है। डिमांड सप्लाई डायनामिक्स, बिकॉज इट्स इन फेवर ऑफ द होटल इंडस्ट्री, एवरेज रूम रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू गो हायर एंड द बेस्ट क्वार्टर्स आर येट टू कम। आई थिंक जो क्वार्टर 3 होता है, क्वार्टर 2 क्वार्टर 3, स्पेसिफिकली क्वार्टर 3 जो क्रिसमस वाला क्वार्टर होता है, दिवाली वाला क्वार्टर होता है, दैट विल बी द बेस्ट क्वार्टर फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल। और फोर्थ, आई थिंक जो भी आई थिंक बूस्टर डोसेज है, कोविड रिलेटेड इश्यूज है, ऑल दैट आर बिहाइंड अस, ट्रैवल टूरिज्म वापस स्टार्ट हो चुका है और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक होटल इंडस्ट्री अच्छे फुटिंग पे, इंडियन होटल स्पेसिफिकली सारे पैरामीटर्स पे बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है। तो यस, हमारा कन्विक्शन अभी भी बरकरार है इंडियन होटल्स में। इंडियन होटल में एक मौका खरीदारी का, 1 महीने में देखिए स्टॉक फिर से मोमेंटम पकड़ रहा है और अलग अलग राज्यों में कंपनी अब एक्सपैंड करने की पूरी योजना बनाती हुई। अच्छा गौरव बिसा, एक और टाटा ग्रुप कंपनी पर नजर डालिएगा, वो है ट्रेंट। और ट्रेंट में आज फिर हम देख रहे हैं निचले लेवल से एक पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया है। करंट लेवल्स पर आप देखिएगा करीब 2.5% ऊपर, और यहाँ पर रोल ओवर अब तक, आज देखिए मंगलवार का दिन है, नियरली 50% तक के रोल ओवर्स देखने को मिल रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि रोल्स आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लोग तेजी की पोजीशन अगली सीरीज में कैरी कर सकते हैं, लेकिन क्या एक आइडियल ट्रेड रह सकता है? देखिए, करंट भाव पे तो मैं नहीं कहूँगा। अगर आप इसका इसी साल अप्रैल का अगर हाई देखेंगे तो अभी जो प्रीवियस स्विंग हाई को पार करके स्टॉक जो है 1500 को पार किया था, अब वापस वो प्रीवियस स्विंग हाई जो उसका था 1350 के आसपास का, उसके नीचे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा था। जब तक इसकी जो है स्टॉक सस्टेन नहीं करता है 1350 के आसपास, मैं फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं लूंगा। किन्हीं ने अगर लेके रखा है तो यहाँ पे बने रह सकते हैं, क्योंकि आज का लो और कल का लो अगर देखेंगे तो नजदीक ही बना है, तो हम इसको ट्वीजर बॉटम सॉर्ट ऑफ कहते हैं। तो अगर अच्छी पैटर्न है, लेकिन कंफर्मेशन आएगा कि अगर कल अगर 1350 सस्टेन करता है तो मैं 1300 से बाय करूंगा और वहां पे एक अच्छी मोमेंटम अपसाइड एक्सपेक्ट आप जरूर कर सकते हैं। में 7-7.5% के गेन्स इसने दिखाए हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि करंट लेवल्स पर ना लें। लेकिन गौरव, टाटा कंज्यूमर में भी क्या यही स्थिति है? ये भी अब 805 पर आ गया है। जी देखिए, टाटा कंज्यूमर का तो स्ट्रक्चर जो है मैं कहूँगा कि इसमें अच्छा है, और अगर आप सेटअप इसका डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो एक ट्रायंगल ब्रेकआउट के कगार पे है, तो अभी तक वो ब्रेकआउट कंफर्म हुआ नहीं है, तो मैं वेट करूंगा कि एक बार कंफर्म हो जाए वो ब्रेकआउट। वो आपको ब्रेकआउट देखने मिलेगा तकरीबन एक बार 820-22 के लेवल अगर सस्टेन कर लेते हैं तो एक अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ट्रायंगल ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ आप उसमें देख सकते हैं। फिर काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड की हम बात करेंगे 5-6% के लिए, काफी पोजिशनल टारगेट्स की हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब है वैसा नहीं है, लेकिन प्रीएम्प्ट करना ब्रेकआउट को मेरे हिसाब से एट दिस स्टेज सही नहीं रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल टाटा कंज्यूमर पर आए। अच्छा, चार्ट की चमत्कार का समय हो गया और गौरव आपको ये देना है, बताइए क्या ट्रेड निकाला है आपने? देखिए, जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मेरे रडार पे है, वो है आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस। यहाँ पे अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो हमने वॉल्यूम के साथ में स्टॉक जो है वो बढ़त में देखने मिली थी, और स्टॉक जो है वो 350 से स्टॉक ऑलमोस्ट 450 हो गया, काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमको देखने मिली थी। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। तो यहाँ पर दो चीजें अच्छी हुई है जो मैं ये अपसाइड कह रहा हूँ। आप अगर देखेंगे डेली चार्ट पे 350 से लेके ऑलमोस्ट 450 अगर मैं कहूँ तो काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन में देखने मिला था, और जो गिरावट हमको देखने मिली है काफी सीवियर हुई है, लेकिन उसमें अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो वो 1/3 1/4 वॉल्यूम्स भी नहीं हुए, तो बड़ी वॉल्यूम्स पे बढ़त हुई है, छोटे वॉल्यूम्स पे स्टॉक जो है वो गिरा है। आज के अगर आप देखेंगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे एक बुलिश एंगल से सॉर्ट ऑफ बना है, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड चाहिए उसके लिए, लेकिन जो प्रीवियस इसके स्विंग हाइस के जो ब्रेकआउट्स थे उसको रिटेस्ट करके स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे काफी लुक्रेटिव हो जाता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे आरएसआई डेली चार्ट पे, अगर आप आरएसआई देखेंगे इतना गिरावट के बाद में भी आरएसआई कंफर्टेबली 60 के ऊपर है, तो जब काफी
काफी स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड होता है तब हम जो कहते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का RSI का कहाँ पे आ सकता है, तो वो जनरली 40 या 60 पे आता है। तो 60 के हिसाब से भी लग रहा है कि मोमेंटम स्टॉक में बना रह सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस जाऊंगा वो होगा 395 का। ऊपर में स्टॉक जो है फिर से एक बार क्लेम कर सकता है 440 445 को। ये बात फिलहाल IGL पर एक बाय कॉल आता हुआ, स्टॉक करीब 1.5% ऊपर आज के ट्रेड में यहां पर एक अच्छा खासा मौका देखने को मिल जरूर रहा है। लार्जली डोमेस्टिक गैस एलोकेशन बढ़ा है और उसके बाद हमने देखा है गैस प्राइसेस भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोनों चीजें दरअसल कंपनी के लिए जाती हुई, जो भी गैस एलोकेशन बढ़ा इन्होंने पास ऑन किया। लेकिन अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो यूरोप में गैस प्राइसेस स्पेशली आसमान छू रही हैं और उसका भी इम्पैक्ट IGL और दूसरे प्लेस पर बनता हुआ दिखाई देगा। तो स्टॉक में एक तेजी का ट्रेड आप ले सकते हैं इस समय। चलिए, लेकिन हर रोज की तरह अब आपके लिए लेकर आएंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स, ऐसी खबरों के साथ जहां पर एक्शन बन रहा है, लेकिन समझना जरूरी है कि क्या चल रहा है। उसी पर करते हैं बात। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में सुमित है और न्यूज रूम से जुड़ रही हैं हमारी कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता। मनीषा, शुरुआत आप ही से करेंगे क्योंकि काफी दिनों बाद आपको हमने इस कार्यक्रम में जोड़ा है। बताइए, चाय कंपनियों पर हमारी नजर जा रही है, बताइए क्या चल रहा है इधर? पिछले 2-3 महीने में लगातार चाय के भाव हमने बढ़ते हुए देखे हैं। अगर जून की बात की जाए तो उत्पादन 14 से 16% कम था और जुलाई में भी करीबन 15% की गिरावट यहां पर उत्पादन में एक्सपेक्ट की जा रही है और इसीलिए जुलाई में करीबन 10% से ज़्यादा की बढ़त हमने चाय के प्राइसेस में आते हुए देखी है। चाय में 2 कैटेगरीज हम फॉलो करते हैं, एक तो CTC और दूसरा ऑर्थोडॉक्स। और ये ऑर्थोडॉक्स जो है वो प्रीमियम चाय है और यहाँ पे प्राइसेस में 75 से 100 रुपये प्रति किलो तक की तेज़ी पिछले 1 साल में हमने बनते हुए देखी है। ओवरऑल उत्पादन की अगर बात की जाए तो पिछले साल 158-160 मिलियन केजीज तक चाय का उत्पादन देखने को मिला था। इस साल ये काफ़ी कम एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 142-144 मिलियन केजीज ही यहाँ पर इस साल चाय उत्पादन होगी। एक्सपोर्ट के आंकड़े यहाँ पर लगातार काफ़ी स्ट्रांग हैं। अगर आप ओवरऑल चाय का डायनामिक्स देखें तो इंडियन एनुअल ग्रोथ जो है पर कैपिटा की चाय की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है, लेकिन क्योंकि हम दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स यहाँ पर लगातार काफ़ी स्ट्रांग हैं। अगर FY 22-23 की बात की जाए तो 225 मिलियन केजीज यहाँ पर एक्सपोर्ट की बातचीत अभी भी यहाँ पर की जा रही है। ओवरऑल माना यही जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर चाय के प्राइसेस लगातार स्ट्रांग रह सकते हैं। विंटर डिमांड यहाँ पर स्ट्रांग होती हुई नजर आती है, तो इन एनी केस वो सिक्लिकल यहाँ पर स्ट्रांग भी रहता है, लेकिन एक नज़र यहाँ पर मौसम पे और ओवरऑल चाय के उत्पादन पे जरूर रखनी होगी। चाय के उत्पादन में थोड़ी सी कमी, प्राइसेस छू रहे हैं आसमान को और स्टॉक्स में भी थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो शेयर भी लेकर आइएगा क्योंकि आज मैं देख रही थी जयश्री टी करीब 4% ऊपर, हैरिसन मलयालम में करीब 2% तक के गेंस देखने को मिले हैं। लेकिन जून के लो से अगर आप कंपेयर करेंगे स्टॉक्स में एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। वो डेटा भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये पूरा पैक है जहां पर फंडामेंटल एक्शन देखने को मिल रहा है और स्टॉक प्राइसेस भी उसी फंडामेंटल एक्शन को दरअसल रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर ट्रेड लेना हो, मयूरेश, जो कहानी मनीषा जी ने हमारे सामने पेश की है कि क्लियरली शॉर्टफॉल हो सकती है और उसी का दरअसल फायदा फिर इन कंपनियों के हाथ लगेगा क्योंकि जो भी ऑक्शन होगा वो हायर प्राइसेस पर होता हुआ दिखाई देगा। ट्रेड कहां पर लेना पसंद करेंगे? कोई फंडामेंटल ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद है, पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है? नहीं, अगेन ये बहुत सिक्लिकल प्लेस होते हैं हर्षदा जी। तो जैसे मनीषा जी कह रही थी, आई थिंक जो डिमांड सप्लाई डायनामिक्स है ऑब्वियसली सॉफ्ट कमोडिटीज लाइक टी को फेवर करती है। और एक पहलू है इसमें पहलू है कि 2 जो बड़े एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं, एक है कीनिया और एक है श्रीलंका, जिनकी ब्लैक टी का डिमांड बहुत जबरदस्त होता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम बोथ ग्लोबल मार्केट्स में। श्रीलंका में जो स्थिति आप देख रहे हैं वहां से ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज कम होने वाली है। और जो केन्या का मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कुछ हफ्तों पहले, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी एन इजीली आई थिंक ओके क्वार्टर और ओके ईयर फॉर कीनिया। इसलिए आई थिंक हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम है स्पेसिफिकली फॉर टी एज वेल, आई थिंक वो अगर बरकरार रहती है तो प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक्सपोर्ट मार्केट्स में अच्छे खासे हासिल होने चाहिए। और इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है आई थिंक सारे चाय स्टॉक तो शायद रिएक्ट करेंगे। जो फ्लश आउट होता है हर्षद, आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मई और जून महीने में आई थिंक फ्लश आउट होता है, जहां पे आई थिंक जो फर्स्ट लीफ कट कहते हैं
या CTC जिसे हम कहते हैं, आई थिंक उसके जो प्राइसेस है वो डिटरमाइन होते हैं, वो प्राइसेस भी काफी फर्म लग रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो बिल्कुल आई थिंक लुकिंग एट ऑल दीज फैक्टर्स, शायद चाय स्टॉक्स मोमेंटम में रहेंगे। सिक्लिकल होते हैं, वो पीरियड के लिए खेल रहे हैं, तो मोमेंटम स्टॉक्स ट्रेडिंग के हिसाब से खेल सकते हैं। हैरिसन मलयालम, गुडरिक जैसे स्टॉक्स बिल्कुल मोमेंटम में रह सकते हैं फॉर ऑल दीज न्यूज़। जी, तो अगर आप देखें चाय पे ये डिस्कशन क्या चल रहा है, और अभी देखिए अभी इसका एक अंश बाकी है, लेकिन थोड़ा हम क्योंकि ट्रेड से फोकस करें तो बीच में ट्रेड देख लेते हैं। कोल इंडिया 2 स्टॉक्स लेके आई है स्क्रीन पे। अगर आप क्लोजिंग को ट्रेड कर रहे हैं तो कोल इंडिया इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में जाके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ, पॉसिबली दिस द हाईएस्ट जोन ऑफ एंटायर अगस्त सीरीज। और एक और स्टॉक लेके आइएगा, और वो है डेल्टा कॉर्प एट 210.40 डे हाई पर। और डेल्टा कॉर्प जनाब एक समय बाद, मेरे ख्याल से मानस 27 अप्रैल 2022 के बाद पहली बार अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट करता हुआ। मानस, आपका टेक, इन दोनों में से क्या ट्रेड करना चाहेंगे? और अगर डेल्टा में 212 213 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, मान लीजिए अभी 211 पे ट्रेड कर रहा है, 213-14 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, तो क्या 200 डेमा की ट्रेजेक्टरी 224 की एक्सपेक्टेशन है आपको? देखिए, अगर सेफ प्ले करना है तो डेफिनेटली कोल इंडिया की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक हायर टॉप हायर बटन बना रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके 219 के रहेंगे और 231 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। लेकिन अगर एक थोड़ा रिस्क लेके ट्रेड करना है तो आई थिंक डेल्टा कॉर्प ज्यादा बेटर पैटर्न बना रहा है। हालांकि ये अभी भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करे इस बार। तो 211 के भाव चल रहे हैं, 204 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट 222 से 225 की रेंज में रहेंगे। पर अब 231 का टारगेट मानस का आ रहा है। कुछ देर पहले आशीष बहेती ने आपको कहा था 229 के लिए एक मौका, तो वो स्टॉक आपके वैसे भी रेडार पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफी तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है। कल दोपहर से थोड़ा सा एक्शन आया था, लेकिन आज कन्विक्शन भी आ गया है स्टॉक में। दूसरा ऑफ कोर्स डेल्टा कॉर्प है, जिसकी भी बात आपने सुनी, 4.5% ऊपर 222-225 के लिए मौका इधर भी है। लेकिन हम बात कर रहे थे क्या चल रहा है कि, और क्या चल रहा है में चाय कंपनियों का हमने जायजा लिया। अब सुमित को जोड़ते हैं। सुमित, बताइए क्या चल रहा है? देखिए, मैं तो एक कंपनी ही लेकर आया हूँ, पूरा सेक्टर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो कंपनी है वो है महाराष्ट्र सीमलेस। ये पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जिंदल ग्रुप की कंपनी, डीपी जिंदल ग्रुप की कंपनी है। साल के ऊपरी स्तरों पे ये स्टॉक जो है कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसको पहले इसके कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उस आंकड़ों के लिहाज से देखें तो एक साल में 167% के आसपास का गेन, 6 महीने में करीब करीब 60% के आसपास का गेन, और 3 महीने में रफली 46% के आसपास का गेन। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेन्स इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि इस तरह की तेज़ी के बावजूद भी ये महज 14 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। अभी भी जो बाकी पाइप कंपनीज हैं उनके सामने एक लो वैल्यू पे कंपनी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। अच्छा, 2-3 चीज़ें, ये पहले ईपीएस और पीई का नंबर है, 65 की ईपीएस और 12 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। ये वैल्यू दिखाती है इस कंपनी की। इस कंपनी को चुनने की कई सारी वजह। पहला, इस कंपनी के साथ अगर आप कुछ रीसेंट आंकड़े देखेंगे तो ये 28 जुलाई जो इसके नंबर्स आए थे, उन नंबर्स के बाद से लगातार एनालिस्ट मीट कर रही है। और पिछले अगस्त के दौरान इस कंपनी ने जितने भी ट्रेडिंग सेशन हुए सब में नोटिफाई किया बीएसई को कि ये कंपनी एक्विजिशंस, जो क्लाइंट, जो ब्रोकर्स मीट है या फिर इन्वेस्टर्स मीट है, वो कंडक्ट कर रही है अलग अलग इन्वेस्टर्स के साथ। कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर का नंबर था बहुत रोबस्ट था। उसके अंदर ऑयल बिजनेस, रिग बिजनेस की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस थी, पाइप बिजनेस की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस थी। इनफैक्ट एक आर्टिकल तो ये भी कहता है कि जैसे जैसे रशिया का वॉर चलेगा वैसे वैसे इनकी सिचुएशन और बेटर होते हुए दिखाई पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर एक और बढ़िया ट्रिगर ये है कि पिछले 5 तिमाही से प्रमोटर स्टेक खरीद रहे हैं। 64% का स्टेक होता था, वो धीरे 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 बढ़ाते हुए 67% के आसपास ले आए हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है, कंपनी की 2000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है, जो कि रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है, और कंपनी का रफली 3500 से 3800 करोड़ रुपए के आसपास का सालाना रेवेन्यू है, जो कि आधे साल की ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी ऑलरेडी कंपनी के लिए क्लियर करता है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कंपनी ने
खुद अपनी एनुअल रिपोर्ट में बोला है कि FY23 में कंपनी अपने आप को डेट फ्री बनाने जा रही है। तो जैसे जैसे डेट फ्री बनाने की बातचीत शुरू होती है और वैसे वैसे कंपनी के नंबर्स इंप्रूव होते हैं, तो शायद इसी चीज़ को बाजार बहुत क्लोजली वॉच करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसी खरीदारी का जो ट्रिगर बना हुआ है पिछले 1 साल के दौरान, वो या पिछले 3 महीने नंबर्स के बाद से, वो शायद यही 2 चीज़ों को रीड कर रहा है। एक तरफ डेट फ्री स्टेटस, दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, और तीसरी तरफ एक बढ़िया वैल्यू। इन तीनों चीज़ों को देख के मार्केट ने एक बढ़िया थम्स अप दिया। तो अगर तेजी दिख रही है तो ये कुछ प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं, और लगातार एनालिस्ट मीट कंपनी ऑलरेडी कर रही है। 813 के लेवल्स पर स्टॉक आता हुआ। कुछ देर पहले एक फ्लैश भी आया था कि करीब इनको 200 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है ONGC की तरफ से। आपके आने से पहले वो कुछ देर पहले फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा था, तो खबरों में है, और वो ऑर्डर बुक ऑफ कोर्स इसका स्वेल होता हुआ दिखाई दे ही रहा है। तो वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर चार्टिकली स्वाति होतकर ट्रैक करती हैं क्या आप महाराष्ट्र सीमलेस? कोई ओपिनियन इस पे? यस डेफिनेटली, ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है ऑन टेक्निकल फ्रंट, अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जिस हिसाब से लास्ट 2 साल का हम लोग ने मोमेंटम देख रहे हैं, काफी स्टॉक ने बाइंग मोमेंटम में अच्छी वन साइड रैली दी, ऑलमोस्ट फ्रॉम 600 टू 800 लेवल्स विद इन अ स्पैन ऑफ 3 महीने में ये रैली हमने देख चुके हैं। मुझे लगता है डेफिनेटली ये रैली और कंटिन्यूड रहेगी। अगर मैं पास्ट डेटा लेके और एक्सटेंशन ड्रॉ करके देखूं तो 900 टू 1000 के लेवल्स अपसाइड ओपन हो जाते हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन से डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो। नीचे में मैं प्रॉफिट स्टॉप लॉस देना चाहूंगी, 780 के स्टॉप लॉस है, आप होल्ड कर सकते हो। इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है कि पहले 860 रहेगा, देन 900, देन 1000 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। बट जिनको भी फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना है, थोड़ा वेट कीजिएगा, लेट द स्टॉक रिट्रेस टू सम एक्सटेंट टुवर्ड्स टू 780 750 के रेंज में आता है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में रहेगा फ्रेश लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करने के लिए। बट जिनके पास भी प्रीवियस लॉन्ग्स है वो डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। हाइस पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 823 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ये काउंटर जिसका अभी अभी हमने जिक्र किया, ये अपने 52 वीक हाई पर आ खड़ा है, जो 822 था लास्ट रिकॉर्डेड, अब 829 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। तो मोमेंटम है, 1000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये भरोसा दरअसल स्वाति होतकर को भी है। चलिए अब 1-2 और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अच्छा, वैसे स्मॉल कैप इंडेक्स दिखाइएगा एक बार। स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे हाई के करीब ही ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। तो आज का दिन कल के पूरे लॉसेस को रिकवर करने वाला, देखिए 1% के गेन्स स्मॉल कैप इंडेक्स में इस समय आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भरपूर स्टॉक्स हैं जहां पर आज दरअसल खरीदारी हो रही है। और अच्छी बात यह है कि कोई संकोच नहीं है आज की तेजी में। नॉर्मली यही होता है कि थोड़ा एक सेल साइड वाले दिन के बाद अगले दिन जब रिकवरी होती है तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है वो रिकवरी, वैसी स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। गौरव, क्या मानते हैं आप? आज थोड़ा सा दिल खोलकर खरीदारी हुई है मिड कैप स्मॉल कैप्स, कि क्या एक्सपायरी को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश हो रही है या फिर कुछ और आप पढ़ रहे हैं? देखिए, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे तो आज 3 ही मेजर इंडेक्स में, चाहे आप निफ्टी मिड कैप कह दो, आप निफ्टी 50 कह दो या स्मॉल कैप इंडेक्स कह दो, एक अच्छा मारूबूजू कैंडल बना है। लेकिन बात ये भी है कि अगर आप पिछले 2 दिन के कैंडल्स देखेंगे तो वो भी ऐसे ही नेगेटिव मारूबूजू कैंडल्स ही बने थे, जहाँ पे टेल्स काफी छोटी होती है या ना के बराबर होती है और बॉडी काफी बड़ी होती है। तो मैं कहूँगा अगर हम रिवर्सल की बात करें कि यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बन रहा है, मेरे हिसाब से एक फॉलोअप कैंडल की जरूरत है। अगर कल भी हम पॉजिटिव जोन में रहते हैं तो एक अच्छा एक अपसाइड हमको देखने मिल सकता है टुवर्ड्स एक्सपायरी या टुवर्ड्स फ्राइडे। बट अगर कल फॉलो बाइंग नहीं होती है तो मेरे हिसाब से जो सिलसिला था वो एक बार डाउनवर्ड साइड का वो फिर से एक बार कंटिन्यू हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक दिन के लिए प्ले नहीं करूंगा। जब भी कोई बड़ी कैंडल आपको देखने मिले आप हमेशा फॉलोअप का वेट कीजिए, वो आपको थोड़ा कंफर्मेशनरी कैंडल हो जाता है। आज के लिए जो होगा वो प्रीएम्प्टिव कैंडल हो जाएगी, कल भी शायद ऐसा होगा या परसों भी ये कंटिन्यू होगा, तो प्रीएम्प्ट नहीं करना है। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि निफ्टी मिड कैप और ये दोनों सपोर्ट से एक बार बाउंस कर रहे हैं, तो आज का लोग अगर सस्टेन हो गया तो एक कंसोलिडेशन में थोड़ा पॉजिटिव अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। ओके, ये है आपका आउटलुक इंडस्ट्रीज पे भी। लेकिन इस बीच श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से। एक काम करता हूँ, उनका एक स्टॉक पिक कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन में। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आपका टॉप कन्विक्शन कॉल इस वक्त का? बिल्कुल। तो देखिए, अगर इस मार्केट में अगर किसी एक स्टॉक के ऊपर अगर दाव लगाना है और जैसे मार्केट में रिकवरी बनी है और काफी सिलेक्ट स्टॉक्स में अगर बाइंग आ रही है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि टाटा पावर को लॉन्ग किया जा सकता है। क्योंकि ये स्टॉक में जब रिकवरी बनी है तो ये जो इसकी जो करेक्टिव पैटर्न था
उसे उसने एग्जैक्टली कंप्लीट किया है अराउंड 221 222 के करीब, और उसके बाद का रिवर्सल पैटर्न है। तो हमें लगता है कि इसमें राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम की सीरीज अभी भी एस्टैब्लिश्ड, उसने अभी तक उसको इंटैक्ट रखा है। और अगर नेक्स्ट लेवल्स देखें तो वापस हमें लगता है कि ये 240 242 के लेवल्स तो मिनिमम दिखा सकता है, लेकिन इवेंचुअली इसमें जो वेव बने हैं वो दिखा रहा है कि शायद ये 270 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो ऑन एवरी डिप्स इसे खरीद के चलना चाहिए, और अगर फ्रंट लाइन में या तो ए ग्रुप में या तो एफएनओ के अगर बास्केट में अगर किसी एक स्टॉक को लेना है तो टाटा पावर को बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है। टाटा पावर अगर आप देखिए आपका कन्विक्शन ट्रेड है, या आशीष बहती जी का कन्विक्शन ट्रेड भी था, इट्स डूइंग वेल एंड स्टिल एट डे हाई 230-35 पैकेट ट्रेड करता हुआ। हमारे साथ इस बीच देवेंद्र चौकसी जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। क्लोजर टू 18,000, आई मीन शुक्रवार को यही विषय था, हम बिल्कुल 18,000 की दहलीज पे खड़े थे, लेकिन वो करीब 700 पॉइंट का रिट्रेसमेंट, आई मीन 650 पॉइंट का रिट्रेसमेंट विद इन नो टाइम, आई थिंक विद इन 2 सेशंस। लेकिन ये सारा का सारा स्पॉन्सर किया वॉल स्ट्रीट के फियर ने, और वहाँ पे अगर आप देखें एक सब्सटेंशियल रेट हाइक के फियर ने, इकोनॉमी में स्लो डाउन के फियर ने। आप एग्जैक्टली इस फियर को कैसे रीड कर रहे थे? और इस 2 दिन में अगर आप देखें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इंडियन मार्केट से बहुत अच्छी नहीं रही है। एफआईएस का जो पैसा बहुत तेजी से आ रहा था वो थोड़ा सा धीमा पड़ा। डॉलर इंडेक्स में अगर आप देखें एक शार्प पुल बैक था। सर आप कैसे रीड कर रहे हैं इस 2 दिन के पेन को, और क्या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ से पॉसिबल लगता है आपको? और अभी मार्केट का उत्साह काफी अच्छा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दे वांट टू बेसिकली आई थिंक प्ले दिस पर्टिकुलर सिचुएशन in whichever way it is possible. They want to play this situation for I think the upside in the market. Currently मेरा ऐसा मानना है कि हालांकि एक तरफ फंडामेंटल्स मजबूत है इकोनॉमी के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के वर्किंग भी उम्मीदों से बेटर आए हैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, सेकंड क्वार्टर में आई थिंक थोड़े ज्यादा बेटर आने की संभावना है। बट मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट ऑलरेडी रन अप हो चुका है, करीबन 2500-2700 पॉइंट निफ्टी की रैली जो हुई है इन लास्ट 1.5 मंथ। तो ये जो रैली हुई है उसके अंदर एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का संभव है, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की एक जगह है। कोई भी कारण आवे, आई थिंक मे बी इट इज ड्यू टू फेड रिलेटेड इश्यू, मे बी इट इज क्रूड ऑयल रिलेटेड इश्यू, कोई भी कारण हो, बट एक प्रॉफिट बुकिंग आना संभवित है मार्केट के अंदर, तो वो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट क्षेत्र के अंदर ये जो सेकंड क्वार्टर का वर्किंग हम देखने जा रहे हैं, जुलाई टू सितंबर के क्वार्टर के अंदर, उनका एक तरफ आई थिंक डिमांड थोड़ी बहुत सबडिट हुई है एंड द कॉस्ट प्रेशर आई थिंक थोड़े बहुत ज्यादा हैवी हो रहे हैं। तो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक दिस पर्टिकुलर क्वार्टर कुड पॉसिबली आई थिंक वर्क अगेंस्ट सम ऑफ द बिजनेसेस, तो उसके ऊपर भी मार्केट थोड़ा संभल के चलना चाहेगा। तो ये दोनों चीज के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ, और मुझे लगता है कि जो ट्रेडर्स है उनके लिए आई थिंक थोड़ा प्रॉफिट बुक करना जरूरी बनता है। जो इन्वेस्टर है उनके लिए मार्केट में जो फॉल आता है, करेक्शन आता है, उसके अंदर बाइंग करना जरूरी बनता है। आई थिंक यू डिसाइड विच वे यू वांट टू बी, आइदर यू आर अ ट्रेडर और इन्वेस्टर। For investor, this correction in the price or profit booking, I think is a good opportunity to buy into. And for traders, I think before it happens, I think they need to book some amount of trading gains and re-enter at a lower level. So ऐसे मेरा मानना है ये मार्केट के लिए। एज ए ट्रेडर आपको प्रॉफिट्स को जो है वो कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, ये अगर आप देखें देवेंद्र जी का मानना है। लेकिन एज ए कन्विक्शन बाहर देवेंद्र जी, अभी भी आप आई मीन अब औपचारिक तौर पे अगर आप देखें तो ये अर्निंग सीजन क्लोज हो गया, और इस अर्निंग सीजन को जब हमने देखा आई थिंक लग रहा था कि उसके बाद एक स्मूथ राइड आएगी, लेकिन एक इशू ने सडनली आके स्ट्राइक कर दिया। सडनली अगर आप देखें एक इशू ने फ्रेश तौर पे हमें सोचने का मौका दिया, और वो है आईटी वेरिएबल पे कट्स को लेकर। पहले विप्रो, देन इन्फोसिस, फिर टीसीएस। आई थिंक ये 3 इशूज, और तीनों की तीनों लार्ज कैप आईटी। 2 चीज़ें इससे अगर आप देखें ट्रिगर होने की संभावनाएं बढ़ रही थी, एट्रिशन टू ए फ्रेश रिकॉर्ड लेवल एंड रेवेन्यू स्ट्राइक हो। आई मीन रेवेन्यू पे इसका एक आई थिंक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा, इस बात की पॉसिबिलिटी 2 दिन से डिस्कशन हो रही है। आप कैसे रीड कर रहे हैं इस इंसिडेंट को, और आईटी पे आपका टेक क्या है सर अभी? मेरा ऐसा मानना है कि आईटी के अंदर हालांकि जो चैलेंजेस आपने बताई है वो चैलेंजेस है, उसके लिए हम वो चीज को निगलेक्ट नहीं करना चाहेंगे, परंतु दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी की जो साइज है वो काफी हद तक बढ़ी हुई है। फॉर एग्जांपल टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनी को $1 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट हर क्वार्टर में मिल रहे हैं, एंड दे आर बेसिकली विनिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर
लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, 5 से 7 साल का एग्जीक्यूशन का टाइम है, उसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल रहा है. दैट मीन्स कि द कंपनीज आर हैविंग रिलेटिवली गुड अमाउंट ऑफ विजिबिलिटी ऑफ डूइंग द बिजनेस इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स. तो आई थिंक डिमांड सिनेरियो मेरा नहीं मानना है कि उसके अंदर कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा. इनफैक्ट आई थिंक जितना वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर प्रेशर बढ़ेगा उतना आईटी के लिए डिमांड जल्दी से आगे आएगी, बिकॉज आईटी रिलेटेड बिजनेस आई थिंक आर लाइकली टू सर्वाइव, रेस्ट ऑफ द बिजनेस आर लाइकली टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस. तो आई थिंक 5G का इम्प्लीमेंटेशन होता है या दूसरे कोई भी जगह पे आई थिंक नए टेक्नोलॉजी लेड डेवलपमेंट्स होते हैं, तो आईटी कंपनीज के लिए समय अच्छा रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. और जो कंपनी के पास क्लाउड कंप्यूटिंग की क्षमता है, जो कंपनी के पास डिजिटल प्ले की क्षमता है, उनके लिए मेरे ख्याल से काफी हद तक समय बेटर होना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ. ऑन द अदर साइड आई थिंक जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, जैसे आपने बताया, उसके अंदर एट्रिशन की पर समस्या है, विद द सेम टाइम दूसरी समस्या हाई पे राइट्स की समस्या है. तो आई थिंक टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक दिस इज नेगेटिव, आई एग्री. बट मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक सम ऑफ द सिलेक्ट कंपनीज विल बी एबल टू मीट दिस नेगेटिव प्रेशर, क्योंकि वो कंपनीज के अंदर आई थिंक आइदर दे हैव द एबिलिटी टू आई थिंक सोर्स न्यू टैलेंट, or they have the ability to deliver it, I think, through the use of, I think, the better mechanisms as far as their orders are concerned. So I would rather feel confident about IT companies. मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी प्राइस करेक्शन आता है तो they are becoming a buy opportunity. 15-20% का रिटर्न एक साल के अंदर from lower prices definitely can be asked for in many of the IT companies. तो शायद आईटी में ये जो डिप्स है मौका दे रहे हैं खरीदारी करने के लिए, ये देवेन की राय. देवेन, आफ्टरनून. जिस तरह का 2 दिन का ही थोड़ा सा दबाव देखने को मिला और फिर आज थोड़ी रिकवरी देखी गई है, ऐसे में कंसिडरिंग जून से एक हमने बहुत तगड़ा मूव दिखाया है मार्केट्स में, जून के लोज से हाल फिलहाल में अच्छी रिकवरी देखने को मिली. फंडामेंटली आपका कन्विक्शन किस सेक्टर में अब इस समय इन्वेस्टमेंट बढ़ाने को लेकर बढ़ा है? क्योंकि एक तरफ बैंकों में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, आप आईटी को लेकर बुलिश हैं ही. दूसरी तरफ अगर आप ऑटो देखिए, ऑटो में भी पैसेंजर व्हीकल बिक्री के आंकड़े बहुत स्ट्रांग है. तो कई ऐसी स्टोरीज पकने लगी हैं. आप किसको लेकर ज्यादा कन्विंस्ड हैं, जो शायद यहाँ से एक अच्छा खासा लीडरशिप दिखा सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में, अगर ये तेजी जारी रहनी है? गुड आफ्टरनून हर्षदा. आईटी की हमने ऑलरेडी बात की है. ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी के लिए कारण अच्छे हैं. एक तरफ डिमांड सिनेरियो पॉजिटिव है, दूसरी तरफ कमोडिटी के दाम घटे हैं. तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई थिंक द मार्जिन प्रेशर इज पॉसिबली सबसाइडेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इन ऑटो बिजनेस. और दूसरी तरफ आई थिंक आप देखें तो हायर अमाउंट ऑफ आई थिंक दी कंजम्पशन रिलेटेड इकोनॉमी चल रही है. तो वहाँ पे आई थिंक डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन आई थिंक काफी हद तक आई थिंक बढ़ रहा है. मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ऑटो क्षेत्र के लिए समय रहना चाहिए अच्छा. तो ये समय के अंदर करेक्शन के साथ में ऑटो कंपनीज के ऊपर बाइंग होनी चाहिए. इन सिलेक्ट मैनर आई थिंक दिस कंपनीज आर लाइकली टू परफॉर्म बेटर. बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनीज के लिए भी समय अच्छा रहना चाहिए. पर्टिकुलर रिटेल फाइनेंस और उसका जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ मेरे ख्याल से सिस्टमेटिकली आगे बढ़ के आ रहा है. इन मेनी ऑफ द एनबीएफसी कंपनीज कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन द रिटेल बिजनेस एंड मेनी ऑफ द कॉर्पोरेट बैंक्स के जहाँ पे आई थिंक रिटेल का पोर्टफोलियो ज्यादा है, they are basically growing at around 20-25% rate of growth. So loan book systematically आगे बढ़ रहा है. And I think those banks who did not expand the book in the corporate side, उनके लिए भी अभी एक समय अच्छा बन रहा है कि corporate side पर loan book बढ़ रही है, because the corporate credit takeoff has started taking place. So all in all put together, मेरा ऐसा मानना है कि banking and financial sector, I think with select few NBFCs and the corporate banks, along with auto and auto ancillary selectively and IT, I think they are relatively looking much stable. जो क्षेत्र कमोडिटी के साथ में ज्यादा जुड़ा हुआ है, उनके लिए शायद थोड़ा ऊपर नीचे का समय हो सकता है, बिकॉज आई थिंक द कमोडिटी के दाम फ्लक्चुएट हो रहे हैं. तो टू दैट एक्सटेंट इट कैन क्रिएट आई थिंक द प्रेशर ऑन द मार्जिन्स इन दोज कंपनीज. बट जो कंपनी टेक के साथ में जुड़ी है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी बेस्ड आई थिंक इनोवेशंस किए हैं बिजनेस के अंदर, उनके लिए मेरे ख्याल से समय बहुत अच्छा रहना चाहिए. And I think selectively one can talk about different companies who are using technology for expanding their business, for growing their reach, and also I think taking care of the cost pressure. I think some of those companies who are implementing technology-led solutions, उनके लिए समय अच्छा रहना चाहिए. So I'm selective about my investment opportunity in the market. Overall, I think view positive definitely है, but selectively रहना पड़ेगा individual companies के अंदर.
वेरी क्विकली देवेन, मैं आपसे गैस कंपनियों पर आपकी राय जानना चाहती हूँ, क्योंकि गैस प्राइसिंग को लेकर हमने देखा है ग्लोबली क्या उफान पे दाम देखे गए हैं। एक तो यूएस में कल 14 साल के हाईस पर गैस की कीमतें आती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ यूरोप में एक मेजर गैस क्राइसिस उभर कर आ रही है और ये भी खबरें आ रही है कि वो नॉर्थ स्ट्रीम की सप्लाई जिस समय सिर्फ 20% कैपेसिटी पर चल रही है, 3 दिनों के लिए मेंटेनेंस के लिए बंद होगी, तो प्राइसेस और फ्यूल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इससे भारतीय गैस कंपनियों के लिए क्या कोई बड़ा टेक अवे है? क्या वहां पर कुछ मौका मिलेगा या नहीं? एक तरफ देखा जाए तो आई थिंक वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर ये इक्वेशन काफी हद तक डिस्टर्बिंग है कि आई थिंक ओवरऑल ऑयल के दाम के अंदर काफी हद तक वोलेटिलिटी होना इज नॉट अ गुड साइन, बिकॉज द अल्टीमेट आई थिंक डेरिवेटिव्स ऑफ ऑयल आई थिंक आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड। गैस के प्राइस की जो बात करें तो उसके अंदर मेरा ऐसा मानना है कि जो विंटर सीजन अभी स्टार्ट हो रही है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, तो वहाँ पे आई थिंक डेफिनेटली डिमांड सिनेरियो इज लुकिंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, and as a result of which I think the prices of gas I think would remain I think on a stronger side. To that extent, I think we don't have the opportunity to buy into the into our country at a lower cost. So unfortunately, I think the gas के दाम I think थोड़े ज़्यादा ही रहेंगे, elevated level पे ही रहेंगे। Unless crude oil के अंदर कोई meaningful fall आता है, जैसे हमने $92 के आसपास crude oil के दाम देखे थे, जो आज रिकवर के वापस 96 हुए हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी इफ द क्रूड ऑयल रिमेन्स इन द विसिनिटी ऑफ अराउंड $85 to $90 per barrel, then the gas prices I think would remain I think stable to attractive, and in that kind of a situation I think the cheaper input cost as far as I think the purchase of gas is concerned would be a meaningful business for distribution companies. Distribution companies के लिए I think अगले समय के अंदर जो margin protection मिलना चाहिए वो शायद उसके हिसाब से मिल सकता है। But a precondition is the crude oil prices should remain between $85 to $90 to a barrel. Then possibility of I think distribution companies having relatively better margin than the profit I think would be on a higher side. चलिए देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी पहलुओं पर, आईटी पर, साथ ही साथ अगर आप देखें यूएस पे और एग्जैक्टली अगर आप देखें टेरियर्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए उस पर बातचीत करने के लिए, मेरा रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं जनाब, मात्र 24 मिनट का समय बाकी है, अभी डीलिंग रूम चेक भी ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूं जो कि डी हाई की तरफ जा रहे हैं, अच्छा स्विंग दे रहे हैं और आई थिंक पॉसिबल कैंडिडेट हो सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के। आशीष बैती जी, आपका एक ट्रेड था और बड़ा ही अच्छा ट्रेड था, एंड दैट इज आई थिंक टाटा केमिकल। मैं इसके ऑप्शंस को रीड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इस महीने में कुछ बचा नहीं है और नेक्स्ट मंथ के अगर आप देखें जो ऑप्शंस थे वो क्लियर एक विजन दे नहीं रहे हैं, बट एट 1095 10 डेमा को वॉलेट नहीं किया। चार्टिकली अगर आप देखें ये पूरा का पूरा पैटर्न अगेन अगर आप देखें एक फ्लैग की तरफ सिग्नल करता हुआ, आपको लगता है कि ये लास्ट 2 सेशन में अगर शॉर्ट कवरिंग हावी हुई इस स्टॉक पे तो एक बड़ा स्विंग ये स्टॉक दे सकता है टाटा केमिकल? पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर ही आज एक अच्छा पुल बैक देखने मिला है। दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक्स में भी एक अच्छा पुल बैक आज हमने देखने मिला, तो टाटा केमिकल में तो एक मीनिंगफुल करेक्शन आ चुका है जो अभी रिसेंट रनअप था और हमें लगता है कि एक अट्रैक्टिव जोन पर वापस आ गया है तेजी की तरफ पोजीशन बनाने के लिए। तो 1070 का एक एसएल लगाकर करंट लेवल पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। हमें लगता है कि 1150 तक के लेवल्स इसमें जल्दी देखने मिल सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 1130 का रहेगा। ओके 1130 का देखिएगा, चार्ट के लिए बहुत अच्छी शेप है। लेकिन अब चलिए काम करते हैं मिड कैप फंडा आज का, और ये आएगा मयूर जी के सौजन्य से। बताइए मयूर जी, क्या मयूरेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? नहीं तो केमिकल्स जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट भी है, आई थिंक गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग एट विलियम ओनील मार्केट कैप इंडिया। 2-3 की रीजंस वीरू जी। मयूरेश जी माफी चाहूंगा, मयूर निकल गया था मुंह से, माफी चाहूंगा मयूरेश जी। अरे कोई इशू नहीं सर, आपके मुंह से मयूर निकले मयूरेश निकले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुजरात फ्लोरो में तो आई थिंक जो नंबर्स आए थे काफी लाजवाब थे। स्पेसिफिकली अगर देखें 1350 करोड़ के आसपास आई थी। FY 22 में 3950 करोड़ की ओवरऑल टॉप लाइन थी विद 50% डोमेस्टिक 50% एक्सपोर्ट एट अ 30% मार्जिन। ये बार जो 1350 करोड़ किए इन्होंने वो 34% EBITDA मार्जिन के साथ किए हैं, और वजह बहुत सिंपल है। आई थिंक इनका जो एक बल्क केमिकल का बिजनेस है, कॉस्टिक सोडा के प्राइसेस काफी फर्म है,
रेफ्रिजरेटेंट प्राइसेस काफी फर्म लग रहे हैं। R22 फ्लोरोफॉर्म के जो आई थिंक मार्केट लीडर्स हैं ये बनाने में, इसमें आई थिंक अच्छी डिमांड लग रही है डोमेस्टिकली एंड एक्सपोर्ट। जो फ्लोरोपॉलीमर्स का वर्टिकल है जिसके लिए जाने जाते हैं, यहाँ पे ग्रोथ 15 से 20% की एवरेज इंडस्ट्री के लिए होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो एंड यूसेज है ये सारे प्रोडक्ट्स के, सेमीकंडक्टर्स में, इंजीनियरिंग गुड्स में, पेंट्स में, इलास्टोमियर्स में, ईवी बैटरी, सोलर पैनल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, सेमीकंडक्टर्स, ये सारी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं। तो आई थिंक ईवी वर्टिकल, रिन्यूएबल, सोलर पैनल्स, इसमें डिमांड बढ़ती जाने वाली है और इसलिए आई थिंक ये वर्टिकल इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ वेरी वेरी डिसेंट पेस। तो हमें लगता है कि EBITDA मार्जिन्स तो मेंटेन होंगे ही होंगे अराउंड दिस 33 to 35% बैंड काइंड ऑफ अ मार्क। कैश फ्लोज काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे इन टर्म्स ऑफ बोथ द ऑर्डर बुक दैट दे आर कैरी, और जो डिमांड रहेगा एंड यूजर इंडस्ट्रीज को लेके और नए प्रोडक्ट्स पे जो एक केपेक्स कर रहे हैं 2250 करोड़ का अगले 2 वर्षों में, दिस विल इंश्योर कि जो रेवेन्यू रन रेट है that is going to get maintained not just for the next few quarters, for the next few years, जो अर्निंग्स को रिटर्न ऑन इक्विटी को सहारा देगा। तो मुझे लगता है आई थिंक एक बहुत तगड़ी कंपनी है विद इन द स्पेशलिटी केमिकल स्पेस जो बहुत अच्छा कर सकती है। 15 से 20% की अपसाइड बिल्कुल मुमकिन है विद अ स्टॉप लॉस अराउंड 3090 और क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक क्लाइंट्स को बताया तो क्लाइंट्स के पास हो सकती है पोजीशन। सेंट ऊपर वो मिड कैप फंडा ट्रेड गुजरात फ्लोरो 15% तक के अपसाइड के लिए एक मौका इसमें साफ देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स के साथ नॉर्मली स्टॉक में एक्शन बनता दिखाई देता है। अच्छा, एक बार टाटा मोटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं और श्रीकांत तो हो सके तो नजर डालिएगा, 460 के लेवल्स आ चुके हैं स्टॉक में, 1.5% की कमाई इधर होती हुई। आज वैसे M&M, आयशा, ये सारे काउंटर्स रेडार पर थे। ये लास्ट आधे घंटे में यहाँ पर थोड़ा सा जोर दिखाया है काउंटर ने। इस मूव को कैसे पढ़ रहे हैं आप? मुझे लग रहा है कि जैसे मार्केट में एक 500 के ऊपर का सस्टेनेंस देखने मिल रहा है, तो उसके बाद हमें लगता है कि शायद जो शॉर्ट कवरिंग आ रही है वो उन्हीं स्टॉक्स में आ रही है जहां पे हमने एक बड़ी बिकवाली देखी थी। ये स्टॉक 500 के करीब था, लगातार गिरते गिरते 450 के करीब आया था। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू तो बिल्कुल इसमें पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद प्रेशर में रहेगा और इस लेवल पे जो शॉर्ट कवरिंग आ रही है शायद इसे एक बार ये 465 से लेकर 470 या 72 के लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। तो एक शॉर्ट कवरिंग बनी है और मुझे लगता है करंट लेवल से अगर किसी को शॉर्ट कवरिंग का अगर बेनिफिट लेना है तो बिल्कुल लॉन्ग करके चले, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो काफी नजदीक का है। 459 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 472 के लिए। एक शॉर्ट कवरिंग रैली आती हुई टाटा मोटर्स में, तो शॉर्ट की पोजीशंस यहाँ पर आप कवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा और हरकत दिखा सकता है। 10 रुपए का मूव तो आ ही सकता है इसमें आगे। चले इस बीच डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं। हमारे साथ यतिन जुड़ गए हैं। यतिन बताइए, आज तो डीलर्स खुश होंगे? खुश तो नहीं है क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है एक्सपायरी के पहले। येस्टरडे भी जिस हिसाब से गैप डाउन हुआ, सेलिंग एलिवेट हुई, आज भी थोड़ी फर्स्ट हाफ पे सेलिंग थी। बहरहाल 2 स्टॉक्स जहां वो फोकस कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए या BTST के लिए, कैनरा बैंक। देखिए PSU बैंक में पिछले 2-3 दिनों से काफी अच्छी सेलिंग थी और सेलिंग खत्म होने के बाद यहाँ आज बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट डीलिंग रूम्स की अगर आप माने तो 235 के शुरुआती टारगेट्स के लिए यहाँ एक BTST ट्रेड वो कर रहे हैं। इनफैक्ट थोड़े बहुत FIs भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। कैनरा बैंक के अलावा जी लिमिटेड पे नजरें होनी चाहिए। ऑब्वियसली उनको जो एक्सचेंज अप्रूवल था वो मिल गया, अभी CCI अप्रूवल, उसके बाद सेबी अप्रूवल मर्जर को लेके होगा। लेकिन उसके पहले डीलर्स काफी पोजिशनल तरीके से यहाँ सितंबर सीरीज में खरीदारी कर रहे हैं। आज स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ वो अपना रहे हैं। उनको लगता है कि स्टॉक 270 से लेकर 280 के टारगेट्स दे सकता है और काफी सारा HNI इंटरेस्ट इस स्टॉक में बना हुआ है। HNI इंटरेस्ट जी एंटरटेनमेंट में तेजी की तरफ, और कैनरा बैंक ऑफ कोर्स एक विनिंग ट्रेड तो है ही जो डीलर्स ने स्पॉट किया है कुछ देर पहले। हम भी बात कर रहे थे इसकी 3% ऊपर। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट गौरव बिस्सा, कैनरा बैंक पर एक फ्रेश सौदा क्या लेना ठीक समझते हैं आप? 229 के लेवल्स पर है स्टॉक। देखिए स्टॉक ने जो है अपने एक चैनल ब्रेकआउट दिया था, उसको रिटेस्ट करके स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है और 218 का इसके अंदर काफी अच्छा स्विंग सपोर्ट भी है। तो अगर कोई यहाँ पे ले रहा है तो उसके मिनिमम स्टॉप लॉसेज जो होंगे वो 218 के होंगे। तो अगर 10 रुपीज का स्टॉप लॉस किसी को जमता है ट्रेडिंग पर पर्सपेक्टिव हिसाब से तो बाय जरूर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स में खराब नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे तो एक काफी अच्छी हेल्दी कैंडल बनी है, वो भी रिटेस्ट और सपोर्ट्स के यहाँ पे। तो ये अच्छा एक संदेश है। तो यहाँ पे 218 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं।
हरकत आ रही है, 3% के गेन्स कैनरा बैंक में देखने को मिल रहे हैं। अच्छा मानस, एक और स्टॉक जो आप काफी वॉच कर रहे थे, इनफैक्ट इस पर आपने कई दफा ट्रेड भी रेकमेंड किया है, एबी फैशन एंड रिटेल 290 के लेवल्स है, 4% का इजाफा है इधर। ओपन इंटरेस्ट आज देखिए करीब 5.5% का आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये क्या आपको लग रहा है तेजी की तरफ और अपनी चाल को मजबूत कर सकता है? लेंगे क्या 290 पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर से वी शेप रिकवरी देखने को मिल रही है। आई थिंक जो पिछला हाई है वो तो टेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपको करंट लेवल्स पे अगर खरीदारी करनी है तो पिछला हाई आपके टारगेट्स नहीं रहेंगे, आपके टारगेट्स रहेंगे करीब 302 रुपए के। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, 284 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 302 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए अब यहाँ से BTST STBT का क्रम शुरू करते हैं। कुछ देर पहले जो हमने ट्रेड पिक किया था, मैं अभी आशीष जी से पूछ ही रहा था, प्लेसमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्रिटिकल है। टाटा केमिकल की लुक है, टाटा केमिकल नाउ 1101 अभी डिस्कशन हुआ था करीब करीब 1094 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ स्टॉक। अच्छा स्टॉक है, अगर आप देखें मूव अच्छा देता है। शुरुआत करते हैं यहाँ से BTST के क्रम की। श्रीकांत जी, आपका पहला कन्वर्शन ट्रेड क्या कैरी करेंगे आप कल के लिए मोमेंटम कॉल? बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि जैसे मार्केट में एक वापस एक रिकवरी बनी है और एक ब्रॉडर मार्केट में तेजी बनी है, तो मिड कैप स्टॉक के साथ मुझे लगता है कि पोजीशंस लॉन्ग की बनाई जा सकती है। मैक्स हेल्थ को लॉन्ग किया जा सकता है जो तकरीबन 383-384 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 400-405 के लेवल्स दिखा सकता है और इवेंचुअली हमें लगता है कि इसमें एक बड़ी तेजी आने वाले कुछ महीनों में देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल से मैक्स हेल्थ को लॉन्ग करके चले। और साथ ही साथ वीरेंद्र और एक स्टॉक है वेल्सपन कॉर्पोरेशन, और यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो पिछले कई महीनों से इसने काफी तंग करके रखा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन में जा रहा था ये स्टॉक, कई बार अपर बाउंड्री को रिटेस्ट करने के बाद एक उसमें हमने गिरावट देखी थी, लेकिन इस बार की जो मूवमेंट आई है, यानी कि आज के दिन में जो हमने एक्टिविटी देखी है या जो पैटर्न देखा है, वो काफी कन्विंसिंग है। और हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में कम से कम 260 से लेकर 270 के लेवल्स दिखा सकता है। तो वेल्सपन कॉर्पोरेशन को भी करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। वेल्सपन कॉप 233 अगर आप देखें आपका कन्वर्शन कॉल इट्स ए बाय, और आपने पहले भी अगर आप देखें इस स्टॉक की वकालत की थी। और मैक्स हेल्थ केयर 383 405 तक के अगर आप देखें लेवल के लिए, और आप जानते हैं आई मीन कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है ये। दो ट्रेड्स हो गए यहाँ पे श्रीकांत जी की तरफ से, और देखो इन्होंने पहले ही रिकमेंड कर दिया था। आशीष बहती जी, आपका कन्वर्शन कॉल क्या रहेगा कल के लिए? वीरेंद्र जी, कन्वेक्शन कॉल रहेगा M&M। ये हमारा क्विक सिंगल भी था और जिस हिसाब का मूव इसमें इंट्राडे में आया है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इनफैक्ट हमें लगता है कि थोड़ा सा लॉन्गर टर्म दिवाली तक ऑटो में कोई भी डिप आए तो ज़रूर बाई करनी चाहिए। 1270 का हमारा आज का टारगेट था, वो तो ज़रूर अचीव हो गया, बट करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है। 1250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं और 1300 के फर्स्ट टारगेट के लिए M&M को एज ए BTST लेने की सलाह रहेगी। BTST के ट्रेड पर आप लेकर चले। स्टॉक में अच्छा खासा जोश आज पूरे दिन देखने को मिला है, कल भी एक्सटेंड होगी ये तेजी। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए BL पे खरीदारी करेंगे। BL में क्योंकि ब्रेकआउट, एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो BL में खरीदारी करेंगे 294 के स्टॉप लॉस से 307 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल 307 के टारगेट के लिए मौका। BEL में आज देखिए 3-3.5% तक की तेजी देखने को मिली है। फटाफट गौरव, अगर आप भी अपना ट्रेड दें। देखिए, जो स्टॉक आपने बीच में चर्चा की थी वो डेल्टा कॉप, वहाँ पे अच्छा लग रहा है कि अच्छा स्विंग हाई बना है, आवली चार्ट से ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन में काफी अच्छा चल रहा है। मैं समझता हूँ यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 203-204 के इसमें स्टॉप लॉस होंगे, 220 तक के लेवल आपको कल देखने मिल सकते हैं। कॉप पर बुलिश हो रहे हैं इस समय गौरव बिस्सा। अच्छा मयूरेश, कोई आपका ट्रेड है जहन में? सेक्टर देख रहा था जहां पे आई थिंक एक इंप्रूव डेवलपमेंट हो सकती है, वो है एजुकेशन सेक्टर। यहाँ पे आई थिंक जो एस चांद के मैं नतीजे देख रहा था, इन्होंने इनके प्रेजेंटेशन में बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्चुअल डेटा दिया है हर्षदा जी। उन्होंने कहा है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जो नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसे NCF कहते हैं, ये शायद ये वर्ष में आई थिंक इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसके मायने क्या है? इसके मायने यही है कि नया करिकुलम 15 साल बाद अडॉप्ट हो रहा है, और इसलिए जो सेकंड हैंड बुक्स हैं इसकी बिक्री अच्छी खासी कम होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स विल हैव टू गो इन फॉर
बाइंग फ्रेश बुक्स, फ्रेश पब्लिकेशंस जो आते हैं। इसलिए आई थिंक जो ये MEP या NCF का रोल आउट है जो हो सकता है ये वर्ष में, जो अपेक्षा है ये कंपनी को, आई थिंक अच्छा खासा एक मोमेंटम दे सकता है। एस-चान चल चुका है, इसलिए आई थिंक नवनीत पे फोकस रखना चाहिए। मुझे लगता है आई थिंक जो डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिकेशन है नवनीत का, आई थिंक दैट इज सिग्निफिकेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। स्टेशनरी बिजनेस डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट इज होल्डिंग अप प्रीटी वेल एट दिस जंक्चर एज वेल। और इसलिए अगर आप नंबर्स देखते हैं, बिट्टा मार्जिन 20% के आसपास, वर्किंग डे साइकिल अच्छा खासा कम हो गया है, ROEs ROCs बिकॉज ऑफ कैश फ्लोज उसमें इंप्रूवमेंट आई है, तो ट्रिगर्स हो सकते हैं। अगर ये चीजें होती हैं तो मुझे लगता है आई थिंक ये एजुकेशन स्टॉक्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। BTST होगा ही, शायद पोजिशनल ट्रेड भी हो सकता है। जय वाकई मयूरेश जी, आई मीन आपकी चॉइस की तारीफ करनी पड़ेगी। एक तो नवनीत एजुकेशन में बहुत दिनों बाद ही चार्ट देख रहा हूँ, और कोविड काल के आई मीन CY20 के बाद ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, और 143.35 जिसकी भी ट्रेड ग्रुप में आई थिंक वो उसे बड़े कमांडिंग पोजीशन में रख भी सकता है, आई मीन कॉन्फिडेंस है। बट एस-चान एंड कंपनी जिसका आपने जिक्र किया ना, वो बेटर एक प्लेस चार्ट लगता है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होल्ड कर रहा है। इस पे एक टेक चेक लेता हूँ मैं, प्लीज जरा लेके आइएगा। एस-चान -15 मई 2019 का लेवल इसने अभी बाइसेक्ट किया है एस-चान ने, और आपको लगता है कि अगर ये एक क्लस्टर है 184 से लेके करीब करीब 200 तक का, अगर ये कट गया, एक बार बाइसेक्ट हो गया, तो ये अच्छा पैसा बना के देगा इन कंपैरिजन टू आई मीन नवनीत? देखिए, चांद का ट्रेंड तो अभी भी बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि मंथली और क्वार्टरली चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो ब्रेकआउट है इसके टारगेट करीब 220 से लेकर 240 की रेंज में आते हैं, तो करंट लेवल से भी करीब 40-50 रुपए का मूव आपको देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। कभी कोई गिरावट मिले तो भी खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो स्टॉप लॉस आपको 155 रुपए का ही रखना पड़ेगा, लेकिन कोई गिरावट मिले आई थिंक तो बेहतर लेवल 175-170 की रेंज में होंगे, वहां खरीदारी करिए 155 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। बेटर अगर आप देखें प्लेस्ड एस-चान 187.50 बात करते करते अगर आप देखें स्टॉक डे हाई पर आ गया, एंड लुक एट मार्केट्स नाउ, और निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी बैंक एट फ्रेश हाई। पर जैसे कि हम बात करें 2 बजे की कमेंट्री में कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप अपने कल के सबसे बड़े कॉल-आइटर के जोन के अगर ऊपर आएंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग स्विंग देंगे। वो कॉल-आइटर प्लेस था 38,500 पे, 38,570 जैसे ही आपने बाइसेक्ट किया, वहां से बढ़िए 670 और अब 726 पे। ऑल्दो मेरा आउटलुक था इंट्राडे, अगर आप देखें जो पिवट लेवल्स हैं वो 840 के स्विंग की पॉसिबिलिटी दिखा रहे थे, बट शायद हम उतना एग्रेसिव नहीं हो पाए, और 17,591 यानी हम निफ्टी पर कल का जो सेकेंड हाफ था और आज के पूरे दिन का अगर आप देखें जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसको स्ट्राइक करने की कोशिश करते हुए, एक बार मैं रिलायंस को फिर देखना चाहूँगा एग्जैक्टली रिलायंस किस प्रकार का एग्रीमेंट लेके जा रहा है और किस जोन में अगर आप देखें ट्रेड कर रहा है। आई मीन रिलायंस डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे कहेंगे, इट्स 2649, आई मीन स्टिल ये वहीं पर है जहां पे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो क्या सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके जा रहा है कल के सेशन के लिए? आइए जरा एक बार डेरिवेटिव्स का डेटा देखते हैं। देखिए रिलायंस स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे और 1 अगस्त के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल लेके क्लोज हो रहा है। लेकिन जहां तक OI एडिशन का सवाल है, सबसे स्ट्रॉन्ग एडिशंस कल के सेशन के लिए कहां पर हुए हैं, मैं आपके स्क्रीन पर एक हीट मैप रखता हूं। RBL जिसका जिक्र हर्षदा कर रही थी, स्ट्रॉन्ग OI एडिशन, लॉन्ग बिल्डअप देखा गया यहाँ पे, NMDC, IDFC फर्स्ट बैंक, ABFRL इस अगस्त की सीरीज के हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज होता हुआ, M&M सुपर एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस, CUB, कैनरा बैंक, डेल्टा कॉर्प का जिक्र किया अभी गौरव बिस्सा जी ने, स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। टाटा पावर पे अगर आप देखें 2 कन्वर्शन ट्रेड आ चुके हैं, उसके बाद नाल्को, कोरोमंडल, इंडिया सीमेंस, अशोक लेलैंड, ये कुछ काउंटर्स जो कि अपने साथ एक सब्सटेंशियल लॉन्ग लेके जा रहे हैं। और शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे है? IT पूरा का पूरा अगर आप देखें IT ग्रिप में है आज, और शॉर्ट स्क्यूज अगर आप देखें जो मंदी के सौदे कहाँ पे कटे, सिंजिन में अगर आप देखें आज यहाँ पर सौदे कटे, शॉर्ट्स कम हुए। उसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में शॉर्ट कटे, उसके बाद आइडिया में शॉर्ट कटे थोड़े बहुत, और साथ ही साथ टाटा केमिकल जिसका मैं जिक्र कर रहा था इसमें एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर देखा गया। एंड लुक एट निफ्टी नाउ, इट्स 17,606 हर्षदा। कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस अगर आप देखें आज 2 बजे भी कम था, और पुट राइटर्स का कन्वर्शन स्ट्रॉन्ग था, और देखिए बात करते करते ऑलमोस्ट 38,800
बैंक निफ्टी उस जोन को स्ट्राइक करने की तैयारी करता हुआ। हर्षदा जी, एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट वीरू, आखिरी कुछ मिनटों में कुछ रियल्टी काउंटर्स में भी हम देख रहे हैं एक्शन बनता हुआ। कैश मार्केट के ट्रेड्स है ये, आप ब्रिगेड एंटरप्राइजेस स्क्रीन पर रखिएगा। 4% भागा ये काउंटर, यहाँ पर तगड़े वॉल्यूम्स के साथ दरअसल ये मूव आता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो थोड़े से अपनी चाल को और मजबूत करते दिखाई दिए हैं आज, वो सोना BLW था। सोना BLW में कल की गिरावट वाले दिन में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। इनफैक्ट सोना BLW पर एक व्यू ले लेते हैं। श्रीकांत, ये स्टॉक बताइए, करीब मोमेंटम रहा है इसमें, पहले फिर हल्का हुआ और अब 40 की धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। 534 के लेवल्स पर चार्टिकली स्थिति क्या दिख रही है? तो देखिए, चार्टिकली हमें लग रहा है कि शायद ये स्टॉक जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज के एक एंड पार्ट में ट्रेड कर रहा है, और जो एक गिरावट आई थी उसमें बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं। इसके पहले जो सेल ऑफ था उसमें जो वॉल्यूम थे वो काफी निग्लिजिबल थे, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब आ चुका है और यहाँ से हमें वापस रिकवरी देखने मिल सकती है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये स्टॉक 530 से लेकर 600 के रेंज में थोड़ा और वक्त गुजार सकता है, लेकिन करंट लेवल्स जैसे कि 530-35 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन इसके जो इमीडिएट लोवेस्ट लेवल्स बने थे वो थे तकरीबन 515 के करीब के, तो 515 का स्टॉप लॉस रखें, करंट लेवल से लॉन्ग करें, 600 का टारगेट करें। 600 के लिए एक मौका साफ देखने को मिल रहा है। तो 17,600 के पार इस समय निफ्टी निकल रहा है। आखिरी 6 मिनट बचे हैं और 38,837 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक आ चुका है। आपको याद होगा वीरू ने 2-3 लेवल्स लिखवाए थे, 38,500, 600, 700 और 38,800 की बात हो रही थी। 840 तो मुझे स्पेसिफिकली याद है। वीरू छू लिया उस स्तर को निफ्टी बैंक ने। जी, फोर्स थी हर्षदा, फोर्स थी बैंक निफ्टी में, और इसलिए आप देखिए मेरा ज़्यादा कन्विक्शन था बैंक निफ्टी पर। और देखिए, मैं निफ्टी पर तो नहीं खुल के बोल पाया हर्षदा, क्योंकि मैं चलता हूँ डेटा पे। बैंक निफ्टी ने 38,500 के कॉल राइटर को, डायरेक्टर साहब एक जरा प्लीज़ वो सुबह के अगर 2 पिरामिड्स हो आप दिखाइएगा, क्यों ये आई थिंक कन्विक्शन हमने लिया 2 बजे। 38,500 पे हर्षदा कॉल राइटर था, जब आप उसके ऊपर लगातार सस्टेन कर रहे हैं, दैट मीन्स वो आपको अगर आप देखें एक क्लियर वे दे रहे हैं हायर साइड के लिए। लेकिन मैं इसलिए कन्विक्शन नहीं जुटा पाया बोलने का 2 बजे कि आप निफ्टी लॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग कमेटी में मैंने यही कहा था कि मैं लॉन्ग तभी करूंगा जब मुझे 610 के ऊपर स्विंग मिल जाएगा। वो कॉल राइटर का कन्विक्शन जोन जो कि कल सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ सवार हुआ था 600 की स्ट्राइक पे। सो अगर निफ्टी बैंक पे आपका ट्रेड है तो आप कैरी कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप देखें आप ओवरनाइट रिस्क लेना नहीं चाहते तो आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं, बट बाजार ठीक ठाक लगता हुआ। बैंक निफ्टी डे हाई, RBL और साथ ही साथ BOB और कैनरा बैंक, ये कुछ स्टॉक्स जिन्होंने अगर आप देखें आज भरपूर मजा उठाया बैंकों की आज की इस तेजी का। IDFC फर्स्ट बैंक भी शामिल रहा है इसमें। जो स्टॉक्स बहुत अच्छे अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहे थे उसमें याद रखिएगा इंडिया सीमेंट्स था, ABFRL था, डेल्टा कॉप था, और फ्रेश बाइंग और रिकॉर्ड हाई पर जो इंडेक्स स्टॉक क्लोज हो रहा है याद रखिएगा वो है डिफेंस स्पेस का BEL। मैं आज इस कार्यक्रम में बात करते करते कई बार रुक गया, बट CNBC आवाज के मंच पे याद रखिएगा आज सुबह से ये कॉल कई बार कही। शुभम ने सुबह सुबह खुलते ही साथ इसकी 290 की कॉल ली। 12 बजे शिवांगी शारदा जी ने अगर आप देखें तो यहाँ पे 300 की कॉल ली, एंड एट 299.30 इट्स क्लोजिंग एट इट्स करियर हाई। और याद रखिएगा वो जो एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया था जो बिटवीन HAL एंड आई थिंक BL की प्राइस परफॉर्मेंस के बीच में, BL बहुत जल्दबाजी में और अगर आप देखें बहुत एग्रेसिवली उस आई थिंक स्पेस को फिल करता हुआ, BL एट ऑल टाइम हाई। मेटल स्पेस में NMDC और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज अच्छा मूव देखे गया, और एक M&M सुपर स्विंग देके, और एक आयशर मोटर्स अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे जाके बंद हुआ। लेकिन इस क्लोजिंग को थोड़ा सा बारीकी से समझने के लिए आइए चलते हैं हर्षदा के पास वॉल पे, और इस बेहद शानदार क्लोजिंग का करिए दीदार। हर्षदा, शानदार क्लोजिंग तो डेफिनेटली है, और शानदार क्लोजिंग पर एक शानदार स्टेटमेंट TCS की तरफ से भी आ रहा है। मैं फटाफट पढ़ देती हूँ। TCS स्पोक्सपर्सन की तरफ से यह बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम कई सारी खबरें मीडिया में सुन रहे हैं कॉम्पनसेशंस को लेकर, वेरिएबल पे या तो एक मंथ 1 और मंथ 2
ये दी जाती है या तो 1 महीने या फिर 2 महीने में पे की जाती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो जो रिपोर्ट किया गया था अखबारों ने कि दरअसल जून की वेरिएबल पे अगस्त के एंड में देखने को मिलेगी, उसको होल्ड किया गया है। उसको लेकर अब साफ पुष्टि होती हुई कि कोई डिले नहीं है प्रोसेस में, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। 100% वेरिएबल पे Q1 की दी जाएगी। बहुत लेट आई है ये खबर, लेकिन स्टॉक पर नजरें होनी चाहिए। स्पेशली कल इस स्टॉक में थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है इस पर्टिकुलर अपडेट के बाद। एंड ऑफ कोर्स देखते हैं अब इन्फोसिस की तरफ से क्या इस तरह का बयान आता है या नहीं। फिलहाल मार्केट क्लोजिंग पर आते हैं। 17,618 के लेवल्स पर निफ्टी आज जाकर दिन छोड़ जाएगा 126 अंकों की बढ़त पर। क्लोजली देखिएगा, आज मूव जो था वो सुबह में मुनाफा वसूली का था और फिर जैसे जैसे दिन चढ़ा है शॉर्ट कवरिंग आई है, अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर एक बार फिर निफ्टी बैंक साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 550 पॉइंट की बढ़त पर इंडेक्स जाकर 38,440 के लेवल्स पर के बियॉन्ड, इनफैक्ट 450 के काफी करीब हम आ चुके हैं। वो 52 के लेवल भी आपने देख लिया, मजबूती देखने को मिली। पीएसयू बैंकों में ज्यादा जोश, आज कुछ निजी बैंकों में भी हरकत देखने को मिली थी। ओवरऑल तेजी रही है। आईटी सेक्टर, टीसीएस का अभी कुछ ही देर 1 मिनट पहले ही बयान आया है, लेकिन आज पूरे दिन आईटी सेक्टर के हाल बेहाल। 400 अंकों तक का नुकसान। यहाँ पर दो धारी तलवार है, एक तो ये वेरिएबल पे की खबरें, दूसरी तरफ नैस्डैक की धुलाई हो रही है हर रोज, तो वो भी लार्जली इन स्टॉक्स को ड्रैग करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मेटल्स देखिए, ऑटो देखिए, ऑटो इंडेक्स खास तौर से एमएनएम, आयशर, आपका टाटा मोटर्स, इन सब की अगुवाई में तेजी दिखा रहा था। 250 पॉइंट के क्लोजर के गेन्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। अब मेटल काउंटर्स पर भी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में थोड़ी सी हरकत करीब 97 पॉइंट की बढ़त। आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप, जहां पर आपको साफ दिखाई देगा आज की चाल कैसी है। कल आपको याद होगा मार्केट में गिरने वाले काउंटर्स की संख्या काफी ज्यादा थी, पूरी स्क्रीन लाल थी और सिर्फ ऊपर की लाइन में 2-3 स्टॉक्स थे तेजी वाले। आज पूरी स्थिति उलट गई है, सिर्फ एक लाइन है यहाँ पर मंदी वाले ट्रेड्स। इन्फी, टीसीएस जैसे काउंटर्स, एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स, तो बिकवाली का दबाव कायम है दरअसल आईटी काउंटर्स में। लेकिन एमएनएम, आयशर जैसे स्टॉक्स भागे। टाइटन का हमने जिक्र किया, 2.5% से ज्यादा का मूव। वहां हिंडाल्को चला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चला है, कोटक जैसे काउंटर्स, ग्रासिम, यूपीएल, इंडसइंड बैंक, ये कुछ ट्रेड्स हैं जिनमें तेजी देखने को मिली। और तेजी का एक बड़ा मूव आया है आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी, 1.5% तक का इजाफा इसने भी अपने नाम किया। तो ये फिलहाल आज का दिन, 2 दिन या फिर आप कह सकते हैं 1 दिन की गिरावट, फ्राइडे और आज कल, तो 2 दिन की गिरावट के बाद एक रिकवरी, एक पुल बैक आता हुआ। कुछ कह रहे हैं शॉर्ट कवरिंग है, कुछ कह रहे हैं अब फिर से 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद तेजी की पोजीशंस लौटती हुई। कुल मिलाकर 17,620 पर हम जाकर टिके हैं। 129 अंकों की बढ़त देखने को मिली है मार्केट में क्लोज पर। सीधा सौदा में नीरज तो छुट्टी पर हैं, आशीष और सुमित के बीच मुकाबला। तो कौन से स्टॉक्स थे? सुमित ने बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स, जोमेटो, आइनॉक्स, सोना, बीएलडब्ल्यू, सब में तेजी का ट्रेड रखा आपके सामने। बाजार खुलने से पहले इन सब में हमने देखा है 2.5 से 3% तक के गेन्स भी देखने को मिले। आशीष ने तेजी वाले ट्रेड्स पकड़े, बोरोसिल, विसाखा इंडस्ट्रीज, बीईएल और ये सिलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स, इन सब में हमने देखा है एक्शन आज भरपूर देखा गया। तो ये है आज के विनिंग आइडियाज। चलिए इसी नोट पर हम लेंगे आप सभी से इजाजत। इंडेक्स आपके सामने 17,600 के दर्शन हुए, लेकिन जो एडजस्टेड क्लोज है वो 17,577 पर आ रहा है। और निफ्टी बैंक में आप देखिए एडजस्टेड क्लोज 38,697 के लेवल्स पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आखिरी चंद मिनटों में थोड़ी सी एडजस्टमेंट होकर हल्का हुआ है उस पीक से, लेकिन क्लियरली आज का दिन तेजी वाला साबित हुआ, पुल बैक वाला साबित हुआ। वीरू और मुझे दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।